जय हिंद प्यारे बच्चे लोग, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीके सर क्लासेस में। आज जो बताने जा रहे हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। बोलिएगा क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न है? यदि आप सभी देख लीजिएगा, बोलिएगा हकीकत में सर आप सभी वायरल ही क्वेश्चन कराते हैं। यदि इसलिए आप सभी को ये इतना हम बोलना नहीं चाहते हैं, इतना पढ़ाई नहीं कराना चाहते हैं कि यदि आप सभी के लिए कि यदि क्लास कर लेते हैं इतने वो काफ़ी है, ठीक है। इसलिए आप सभी से ढेर विनती नहीं करना चाहिए। इसलिए देखते हैं कि आप सभी को ये सब जानकारी नहीं देना चाहते हैं कि किस तरह से है, ठीक ना। इसलिए आप सभी को ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा देते हैं, ठीक ना। ये सभी जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट सब प्रश्न है। और यदि आप सभी को यदि ये क्लास करा देंगे, आप सभी बोलेगा कि नहीं सर हकीकत में आप सभी जब वहाँ पर हो बहुत सर लगाते हैं, ठीक ना। इसलिए देखते हैं फिर, इसलिए टाइप बाय टाइप करा देते हैं कि किसी को पता नहीं चले, ठीक ना। इसलिए टाइप बाय टाइप लाते हैं क्योंकि टाइप बाय टाइप क्वेश्चन के ऊपर ध्यान नहीं रहता है। इसलिए हम तो देखें ना कि टाइप बाय टाइप यदि आप सभी को करा देते हैं तो आप सभी को क्या कन्फ्यूज हमेशा क्या के लिए दूर हो जाएगा। यदि आप सभी यह क्लास कर लेते हैं तो मुझे मेरा ऑब्जेक्टिव दूर। इसी तरह आप सभी को सब्जेक्टिव, इसके बाद ऑब्जेक्टिव कराएंगे, उसके बाद क्या देंगे सब्जेक्टिव अपलोड कर देंगे, उसका सब्जेक्टिव है खत्म। इसलिए अब आप बोलते हैं ना कि मेरे पे विश्वास करिए, आप सभी का कल एग्जाम डेली प्रतिदिन एग्जाम एकदम पूरा हूबहू से एकदम पूरा बढ़िया जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा, कहीं उल झुल का संभावना नहीं है। इसलिए यह क्लास करके ही जाइएगा एग्जाम में देखने के लिए, ठीक ना, एग्जाम देने के लिए। इसलिए आप सभी से विनती है कि यह क्लास को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के बीच, ठीक ना। और वीडियो को पहली बार यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। क्योंकि सब्सक्राइब करना इसलिए बोलते हैं, सब्सक्राइब करने इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप सभी को यदि इस तरह से क्लास लेंगे ना प्रतिदिन, आप सभी को ये नोटिफिकेशन जाएगा तब को तुमको पता चलेगा कि डीके सर ने क्लास लिया और यह क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होता है डीके सर के लिए। इसलिए आप सभी को ये चैनल को इसलिए यह बोलते हैं कि चैनल को लाइक करके, चैनल वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और अपने दोस्तों को शेयर करना है, अपने दोस्तों की भला के काम करना है, ठीक ना। इसलिए यह क्लास स्टार्ट करते हैं और बोलते हैं कि सब बेसिक से बताते हुए जाते हैं, क्योंकि इतना बेसिक से बता देंगे ना आप सभी को ऐसे भी क्वेश्चन उड़िया दीजिएगा, ठीक ना। इसलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन इस तरह से लिखा हुआ रहता है कि सबसे छोटी सबसे बड़ी क्या कहता है। सबसे छोटी कहता है क्या प्राकृतिक संख्या कहता है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कहता है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या आता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या आता है। इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए सभी क्वेश्चन क्या कहते हैं एक बार लिख देते हैं, ठीक ना। आप सभी देखिए इस तरह से क्वेश्चन लिख देते हैं, ठीक ना। कहता है कि सबसे छोटी क्या कहता है, सबसे छोटी कहता है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या आता है, सबसे छोटी फर्स्ट में क्या आता है प्राकृत संख्या। क्या आता है प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, बहुत इजी। देखिए जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसके कुछ मात्र 1 मिनट लेकर उसको बताते हैं, ठीक है। इसलिए आप सभी को ये इंपॉर्टेंट है, सभी इसी से क्वेश्चन लगे, हल बनने का कोई जरूरत नहीं, इसलिए ठीक ना। इसलिए बतना बताते हैं फार्मूला के साथ सभी बेसिक सब बता देंगे, इतना क्वेश्चन आता है सब बता देंगे, ठीक ना। इसलिए आप सभी को ये क्लास करना जरूरी होता है, क्योंकि देखिए सब चीज बताना पड़ता है, नहीं बताएंगे तो डायरेक्ट तो क्वेश्चन नहीं करा सकते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि इसके साथ साथ बेसिक बताना जरूरी होता है, ठीक ना। देखिए आप सभी को पता होगा कि देखिए आप सभी को पता है कि प्राकृतिक संख्या छोटी, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या आता है, अभी तुरंत लिखे हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या आता है, एक होता है। इसमें पूर्ण संख्या छोटी क्या आता है, पूर्ण संख्या क्या आता है, 0 आता है, ठीक ना। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या आता है, 0 आता है, ठीक है। ये पता हो गया प्राकृतिक संख्या 1, पूर्ण संख्या 0। और सबसे छोटी सम संख्या क्या होता है, सबसे छोटी सम संख्या क्या आता है, 2 होता है। और विषम, सबसे छोटी विषम क्या आता है, ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा है, ठीक ना। इसलिए सम अभाज्य, अभाज्य संख्या क्या आता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या आता है, अभाज्य संख्या क्या आता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या आता है, अभाज्य संख्या क्या आता है, 2 आता है। लेकिन सम अभाज्य बोलेगा तब, सम अभाज्य बोलेगा तो क्या होगा, सम अभाज्य होता है ना ये 2 ही होता है। सम अभाज्य क्या होता है, ये 2 आता है, ठीक ना। सम अभाज्य भी क्या आता है, 2 होता है। सम अभाज्य क्या होता है, 2 होता है। लेकिन विषम अभाज्य बोलेगा तब, विषम अभाज्य संख्या बोलेगा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन भाज्य संख्या बोल देगा तब सबसे छोटी, ये सभी जो लिख रहे हैं सबसे छोटी लिख रहे हैं, सबसे छोटी, सबसे छोटी भाज्य संख्या अभाज्य संख्या सब लिखे। देखिए ये जो वीडियो शूटिंग हो रहा है ना ये रात का समय है, ठीक है। इसीलिए आप सभी को डे में नहीं कर सकते इस तरह से, इसीलिए आप सभी को ये वीडियो जो प्रोवाइड कर रहे हैं ये सभी रात में हो रहा है ये सब काम, ठीक है। भाज्य संख्या क्या होता है, 4 होता है। और भाज्य संख्या मैंने सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या आता है, 4। लेकिन सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या आता है, विषम भाज्य संख्या क्या होगा,
9 आता है। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या याद रखिए डायरेक्ट है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, सबसे छोटी सम संख्या 2, सबसे छोटी विषम संख्या 3 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी समभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या थे, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या था 9। इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पूछता है कि कहता है मौसा। देखिए अब इसमें यदि पूछ देगा इसमें भाग एल्गोरिथम का सूत्र ना था, भाज्य बराबर भाजक गुणा नकल पर शेष, इसी को ना लिखते हैं भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष लिखा जाता है ना इस तरह से। इसी को लिखता है भाग एल्गोरिथम से ए बराबर बी क्यू प्लस आर लिखते हैं नहीं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसी पे भाग एल्गोरिथम से क्या निकालते हैं, मौसम निकालते हैं। बोलता है कि देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो रहता है कहता है कि इनकी भाग निकालने की इस विधि को क्या कहते हैं, भाग एल्गोरिथम की विधि को क्या कहते हैं, इससे क्या निकालते हैं, मौसम निकालते हैं। इससे भाग एल्गोरिथम विधि से क्या निकाला जाता है, मौसम निकाला जाता है, ठीक है। क्या निकाला जाता है, ये मौसम निकाला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि मौसम क्या होगा, मौसम मतलब कि दे देता है मान लो कि 45 और 60, इसका कहेगा कि मौसम कितना, इस हिसाब से भी ये सब तो निकाल देगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। ये सब तो कोई दिक्कत नहीं होगा बच्चा जी, ठीक है। मौसम निकालने जानता है। जैसे मान लो कि जैसे मानेगा 8 दे दिया और 6 दे, इसका कहेगा मौसम निकालो, नहीं निकाल सकेगा। इससे 2 से करेंगे 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और इसको करेंगे 2 से ये 3 हो जाएगा। 2 गुना 2 गुना 2 और 2 गुना 3 बराबर लिख दिए। और दोनों में मैच क्या करता है, दोनों में मैच जो करता है वही मौसम है। दोनों मैच करता है, एगो 2 लिख दिए। 3 में मैच देखो, दोनों में जो मैच करता है वही मौसम आता है। दोनों में मैच करता है 3 3 में लिखा, ठीक है। मैच क्या क्या है, 2 इसलिए 2 लिखे, ठीक है। इस तरह से मौसम आपसे भी कोई आता होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। यदि होगा दिक्कत तो बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहे हैं कि ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अभी तक मुझे ज्यादा करके आता है प्रॉब्लम, किस तरह से क्वेश्चन आता है। कहता है कि देखिए कि निम्नलिखित परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या आ सकता है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को यदि गुना करेंगे तो क्या आप परिणाम निकल सकता है, ठीक ना। ये जो परिणाम निकलता है, परिणाम जो निकलता है क्या निकलता है, देखिए परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का यदि गुणनफल करेंगे ना, एक अपरिमेय संख्या था, क्या आता है, अपरिमेय संख्या, क्या आता है, अपरिमेय संख्या। इस तरह से तो आप सभी देख ले जानते हैं। और एक चीज और भी आता है, देखिए परिमेय अपरिमेय संख्या गुणनफल हमेशा क्या आता है, अपरिमेय संख्या आता है, ठीक ना। क्योंकि देखिए यदि 2 देंगे यहाँ पर √3 देखिए क्या आएगा, 2√3 क्या है, ये अपरिमेय संख्या, क्या है, अपरिमेय संख्या है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये इस तरह से रहता है, ठीक ना। ये जो क्वेश्चन रहता है कहता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के 2 निम्न में से किसे परिकलित, ये मौसम से परिकलित है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम सभी उससे पहले बताएं कि इससे जो परिमेय करता है किसको को सूचित करता है, ये मौसम को सूचित करता है, ठीक ना। और कहता है पी एक पूर्णांक है, मान के पी एक कौन सा पूर्णांक है, पी एक धनात्मक पूर्णांक है। इस तरह से ज्यादा ट्रेंडिंग में क्वेश्चन जाएगा, पी एक धनात्मक पूर्णांक है, लिख दिया पी एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक ना। और कहता है कि धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा, धनात्मक एक सम पूर्णांक, धनात्मक सम पूर्णांक का एक रूप होगा। ये धनात्मक एक सम पूर्णांक का रूप होता है, ठीक है। धनात्मक सम पूर्णांक कैसे होगा, अब देखता है ऑप्शन देता है 2q 2p दे दिया, ठीक ना, p+1 दे दिया और p दे दिया और 2p + 1 दे दिया, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए रहेगा, ये बी रहेगा, ये सी रहेगा, ये डी रहेगा। यदि इसमें तुमको देखना है कि p एक धनात्मक पूर्णांक है और धनात्मक पूर्णांक जो है और ये कौन सा है, सम पूर्णांक है। ये कैसा है, एक सम पूर्णांक है। इसमें p का मान एक पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या ऐसा रखो कि p का मान पूर्णांक संख्या ही रखना, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 रखना, सब रखो, ठीक ना। लेकिन धनात्मक में रखना है, लेकिन वह हमेशा क्या दे, सम संख्या का रूप दे। यदि विषम बोलेगा विषम दे, लेकिन सम बोलेगा सम दे। धनात्मक सम वाला है ना, यहाँ पर किसका रूप देना पड़ेगा हमेशा हमको, सम संख्या का। सम के 2 गुना 1 रखेंगे, ठीक है। कितना गया, 2 देते, फिर 2 गुना p की जगह पर फिर 2 रखते, कितना गया, 2 गुनी 4 हो गया, ठीक ना। ये क्या गया, सम संख्या हो गया। क्या हमेशा सम संख्या दे, लेकिन ये सब दे रहा है, 1 रखे हैं, 1 2 दे दिया, 1 फिर 2 रखेंगे, 2 + 1 देता है 3 दे दिया। लेकिन ये विषम ने दे दिया, हमको क्या हमेशा चाहिए, सम संख्या देखिए, सम संख्या हमेशा क्या दे रहा है, ये देखें 2p दे रहा है। और कोई नहीं देगा, इसमें 1 2 3 रखेंगे, सम विषम सम विषम है, लेकिन जो बोलता है सम हमेशा, तो वही सम संख्या होना चाहिए। इसमें भी देखिए सम विषम दे देगा, लेकिन हमेशा जो सम देता है कौन देता है, ए नंबर ऑप्शन है, ठीक ना। इसलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी पर आधारित देगा कि क्यों एक
धनात्मक सम संख्या है, धनात्मक विषम संख्या, विषम संख्या रूप देगा, विषम संख्या के रूप निकालता है 2q + 1 के रूप आता है। जो भी ऑप्शन में इसके देखिए q का मान इसमें रखना है, किस मान कितना रखना है, 0 भी रखना है, 1 रखना है, 2 रखना है, 3 रखना है, 4 रखना है। और जो पूछेगा जिस रूप में, यदि सम पूर्णांक के रूप में बोलेगा तो सम पूर्णांक देना है, फिर सम पूर्णांक के रूप में पूछेगा तो विषम पूर्णांक देना है। जो पूछेगा उसी रूप में आना चाहिए हमेशा। इस तरह से मान के 2p + 1 दिया, ठीक ना, इसमें p का मान 1 2 3 4 करके रखेंगे। यदि सम पूछेगा ना तो हमेशा नीचे में जो रिजल्ट आना चाहिए जोड़ घटाव करके कितना आना चाहिए, सम संख्या आना चाहिए। हमेशा कौन सा आना चाहिए, सम संख्या। यदि विषम संख्या पूछेगा ना तो हमेशा विषम संख्या का रूप आना चाहिए, हमेशा कौन सा संख्या का रूप आना चाहिए। यदि विषम पूछेगा तो यहाँ धनात्मक विषम पूर्णांक होगा, यहाँ पर यदि लिखा रहा था हमेशा हमको विषम संख्या का रूप आना चाहिए, लेकिन यहाँ पूछा क्या, सम संख्या का रूप आना चाहिए, सम संख्या। क्योंकि देखिए ऑप्शन में जो देगा ना 2 को लगातार तीनों ऑप्शन देगा सम, तो उसमें पूछेगा विषम। जिसमें लगातार आएगा आंसर सम आएगा विषम, और जिसमें विषम आएगा तो उसमें पूछेगा सम। इतनों का अंतर रहता है, इसको ध्यान से रखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि देखिए ये सभी तो क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉ समोसे निकालने के लिए तो ये आसान है, दो संख्या। देखिए इसमें चैप्टर वाइज करवा देते हैं, चैप्टर वाइज करवाने के बाद अब जितना होगा ना, यदि शायद छूटा टूटा होगा जितना भी, सबको एक बार में सारा क्वेश्चन लास्ट में देख लेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना है, ठीक ना। ये सारा क्वेश्चन लास्ट टाइप में हो सकता है भी रिपीट करके मिल जाएगा, इस तरह से हाँ ये क्वेश्चन है इस टाइप में करा दिया, क्वेश्चन है इस टाइप में करा देते हैं। क्योंकि देखिए रिलेटेड लेना है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं ले सकते हैं ना, कुछ कुछ रहेगा डायरेक्ट, लेकिन डायरेक्ट सब नहीं रहेगा। उसी प्रकार देखिए कहता है एम एक क्या है, धनात्मक फॉर्मेशन, धनात्मक एम एक धनात्मक पूर्णांक है, एम एक क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक ना। लेकिन कहता है कि एम एक विषम पूर्णांक रूप होगा, विषम पूर्णांक का रूप, विषम पूर्णांक का रूप है, विषम पूर्णांक का रूप है। विषम पूर्णांक का रूप यदि कहता है ना तो इसमें क्या होगा, 4m + 2 होगा, नहीं, बी नंबर ऑप्शन 4m + 1 एगो 4m + 4। देखिए q का मान, m का मान ऐसा रखिए कि हमेशा विषम पूर्णांक दे। m क्या दे, 4 × 1, m बराबर जो रखना है 1 2 3 4 5 डॉट रखते जाना, ठीक ना। लेकिन हमेशा विषम पूर्णांक रूप आना चाहिए। 4 × 1 + 2 बराबर कितना है, 4 2 6 गया, सम आ गया, ये 28 कैंसिल हो गया। 4 × 1 + 1 4 1 5 आ गया, फिर 4 × 2 रखो प्लस 1 कितना आ गया, 4 दूनी 8 9 आ गया। ये हमेशा क्या रहा, विषम दे रहा है, विषम हमेशा एक के अनुसार संख्या दे रहा है, ये हमेशा विषम संख्या का रूप दे रहा है, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि डॉट तो सबको नहीं पता लगे 2 10 मतलब मान के दे देंगे, जैसे मान के 3.1 4 1 4 1 4 1 4 देंगे, इसको क्या कहेंगे, असात मान के परिमेय के अपरिमेय, तो अपरिमेय बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। इस तरह से प्रश्न को क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस तरह से बहुत सा क्वेश्चन पूछता है कि मान लीजिए जैसे 144 देते हैं, ठीक ना, यदि 120 देते हैं, इसको पूछेंगे 2 का घात कितना है, 3 का घात कितना है, तो इसमें 2 का घात कितना, 7 दूनी 14, 2 से कितना 36 दूनी 72 आ जाएगा, 2 से कितना 2 1 2 2 8 16 आ जाएगा, 2 से 9 आ जाएगा, 3 से कितना 3 से 9 आ जाएगा, ठीक ना। लेकिन इसमें कहता है कि 2 का घात कितना है, 1 2 3 4, 2 का घात कितना है 4, 2 का घात कितना है, यानी कि 2 का घात कितना है बच्चा जी, 4। यदि 3 का घात पूछते कितना है, 2 2 का घात, 3 का घात 1 2 2, लेकिन 3 का 2 का घात कितना पूछा था, ये 4, 2 का घात कितना होगा 4, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या का अनंत होता है, दो परिमेय संख्या के बीच कितना परिमेय संख्या का अनंत है। देखिए ये ए और बी अभाज्य संख्या, यदि कोई भी अभाज्य संख्या होता है ना, देखिए कोई भी अभाज्य संख्या है, मान लो कि अभाज्य संख्या ये लगातार पूछता है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है कि दो अभाज्य संख्या का मौसा कितना है, दो अभाज्य संख्या का मौसा कितना होगा, दो अभाज्य संख्या का मौसा कितना है, एक 2 3 5 7 7 ना 11, इस तरह से होता है कि लगातार दो अभाज्य संख्या का मौसा पूछे या लगातार अभाज्य संख्या मौसा पूछे, उसका मौसा हमेशा एक है, क्योंकि देखिए 2 से 3 से भाग देंगे कितना गया 1 आया, फिर 2 से भाग देंगे 1, 2 का 2 कट गया, बचा क्या मौसा 1। इसलिए दो अभाज्य संख्या या लगातार अभाज्य संख्या का मौसा एक होता है, लगातार अभाज्य संख्या का मौसा कितना होता है, एक होता है, ठीक ना। और लगातार विषम संख्या का मौसा एक होता है, लगातार विषम संख्या, इसमें विषम लगातार
नेक्स्ट पे ले लेते हैं। लगातार लगातार अभाज्य संख्या का मौसा हमेशा एक होता है। मौसा कितना होता है? मौसा कितना होता है? एक होता है, ठीक ना। और यदि लगातार विषम बोले, लगातार अभाज्य में जैसे लगातार यदि विषम संख्या बोलते हैं, लगातार विषम संख्या बोलते हैं तो कितना? एक होता है। लेकिन सम संख्या बोल देगा ना, इसका मौसा कितना होता है? दो होता है। लगातार अभाज्य संख्या का मौसा एक होता है, ठीक ना। लगातार विषम संख्या का मौसा भी एक होता है। लगातार सम संख्या का मौसा कितना होता है? दो होता है, ठीक ना। इस तरह से जान के लगे लगातार इस तरह पूछेगा ना, लगातार उस संख्या को लिख देना और मौसा निकाल देना है, जो आता है वही आंसर आता है, ठीक ना। कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत होगा तो आपसे भी बोल सकते हैं कमेंट में, कोई दिक्कत नहीं आप सभी के लिए इतना इंतजार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप में सभी सब क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। और देखिए मान लो कि यहाँ पर देते हैं ए और बी क्या अभाज्य संख्या, इसका मौसा कितना होगा? एक होगा। ए और बी क्या बोलते हैं? दोनों बोल रहे हैं कि अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है तो इसका मौसा क्या होता है? एक होता है, ठीक ना। देखिए कहता निम्नलिखित में अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या को पहचानने दे देगा, इसलिए 1 से 100 तक संख्या कम से कम तुम सबको क्या करना है? एक बार रिपीट में या तो गूगल पे भी सर्च मार के देख लें। 1 से 100 तक में कितना अभाज्य संख्या होता है? 25 होता है। कितना होता है? अभाज्य संख्या जो होता है, अभाज्य संख्या कितना होता है? 1 से 100 तक में 25 होता है, याद रखिएगा। क्योंकि इसमें पूछ देगा और डायरेक्ट इसमें लिख देगा, कुछ से कुछ लिख देगा। जैसे मान लीजिए 15 लिख दिया, 23 लिख दिया, ठीक ना, 11 19 लिख दिया, ठीक है, और 20 लिख दिया, और इसमें पूछ देगा इसमें, ठीक ना। ये मान लो कि ये 20 है, ये मान लो कि कितना है? ये 30 है। इसे पूछ देगा कि अभाज्य संख्या कौन है, इसमें क्या है? 19। इस तरह से पूछ देगा। हो सकता है तो 2 अंक में 3 अंक में पूछ दे, ठीक ना, 3 अंक में पूछ दे या 4 अंक पूछ दे, लेकिन 4 अंक करना जाता है, 1 और 2 तक में ही रह देता है सम संख्या अभाज्य संख्या कौन है, सम संख्या अभाज्य संख्या, ठीक ना। मैंने कि उसे पूछ देगा अभाज्य संख्या पहचानने के लिए, उसमें अभाज्य संख्या पहचानने के लिए पूछ देगा। और सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा पूछता है जो स अभाज्य संख्या पूछता है। स अभाज्य संख्या जान लीजिए किसको कहते हैं? जिस संख्या का मौसा यानी कि मौसा जिसका एक होता है, ठीक है, मौसा कितना होता है? एक होता है। यदि मान के इस तरह से ऑप्शन देगा, ठीक है ना, 4 6 9 8 इस तरह से मौसा देगा, ठीक है। 9 18 जैसे मान लीजिए तो दे देता है, और इनमें से कोई नहीं दे देगा, नन ऑफ दिस, ठीक ना। इसमें जिसका मौसा एक होता है वही स अभाज्य संख्या होता है। कौन होता है? स अभाज्य संख्या, स अभाज्य संख्या। साथ देखिए जिसमें 2 3 का मौसा निकालो, कितना आता है? 2 3 का मौसा कितना होगा? 2 3 का मौसा कितना होगा? एक होगा। इसलिए इसका क्या सवासी में किसका जोड़ा है? सवासी में जोड़ा कौन सा? ये है, इसका नहीं होगा, ठीक ना। सवासी का मौसा कितना होता है? एक होता है, इसलिए निकाल सकते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है 99 96 का मतलब देखिए इस तरह से के रूप में आप सभी सब तुम सब खुद तोड़ सकते, ठीक ना। यदि इस तरह से यदि आप सभी तोड़ देते हैं, 20 को दे देगा, किस रूप में है? किस रूप में है? 2 से काटा कितना? 10 हुआ, 2 से 5 हुआ, इसमें लिख देगा 2 पावर 2 गुना 5। इस तरह से नहीं रूप में जानते हैं, खूब जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। निम्नलिखित मौसा लगातार संख्या मौसा संख्या अभाज्य संख्या कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। तो देखिए पहला चैप्टर से जितना भी था ना, चाहे टाइप बाय टाइप खत्म हो गया, ठीक ना। यदि आपको यदि पूछेगा 7.5%, ठीक है, यदि आप सभी को ये पूछ दिया 7.5% कौन सा है? देखिए p बटा 2 पावर n इंटू 5 पावर m के रूप में यदि जो संख्या हो गया तो क्या होगा? तो क्या होगा? ये 7.5 का क्या होगा? ये 7 संख्या होगा, ठीक ना। यदि p बटा 2 पावर भी n है, ये भी 7 संख्या, ये भी क्या है? 7 है। p बटा 5 पावर भी m आया, ये भी क्या है? 7 संख्या, ये भी क्या है? 7 संख्या। इस तरह से यदि बच्चा जी यदि आप सभी के बीच आ जाता है तो क्या बोलिएगा? 7 संख्या, ठीक ना। यदि कोई भी संख्या यदि आ गया, मान लीजिए यदि 18 है ऊपर में, नीचे में 2 पावर 2 इंटू 5 पावर 6 है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? 7 संख्या के रूप में। यदि डायरेक्ट चेक कर लेना है कि मैंने बोलेगा कि यदि 18/36 है, ये क्या सम संख्या है। इसमें देखना है कि 2 और 3 छोड़ा के यदि 2 और 3 2 5 आता है, यदि आता है तो सम, यदि नहीं आता तो क्या बोलेंगे? विषम, ठीक ना। इस तरह से यदि आप सभी को यदि क्वेश्चन रिपीट कर लेते हैं कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी तरह से डायरेक्ट टाइप में पूछ भी था, ठीक ना। जैसे मान लीजिए इसमें दे दे 105, ठीक ना, इसको 10 में गुणा करना है 100, कहता है ये 7, इसका 10वां% क्या होगा? 10वां% जहाँ तक काटेगा काट दो पहले। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, फिर 5 का 5 है, 5 दूनी 10, 5 का 5 कट गया, 5 10 20 हो गया। इसको 2 पावर 2 गुना 5 यानी कि 21 बटा 2 पावर 2 गुना 5 रूप में तोड़ दिया, ये क्या है? इसी रूप में हो गया, ठीक है। 2 पावर 2 इंटू 5 पावर 2 हो जाएगा, ठीक है ना।
तो किसका तरह प्रसाद ये भी देखिए। और एक चीज और जानने कहा था कि पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या एक अपरिमेय संख्या है, पाई क्या एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। और इसको जानने की इसका मान जो होता है 22/7, ये क्या है, परिमेय संख्या होता है। ये क्या होता है, इसका मान जो आता है ये क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है 1.8 पर रेखरिंग क्या होगा। इसको ये देखिए 1/8 पर रेखरिंग है ना, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से नहीं, देखिए इस तरह से हम लिख सकते हैं 1.0, यहाँ पर 1.8 पर रेखरिंग 1.0, यहाँ पर जोड़ 0.8। देखो इस तरह से लिखा हुआ 1.0 नहीं 8 पर रेखरिंग है, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 1.8 है, हम 1 जोड़ 0.8 पर रेखरिंग। जितना अंक पर रेखरिंग रहता है उतना नीचे 9 आता है, ठीक ना। यहाँ पर कितना गया, 9 आ गया, प्लस 8 बटा कितना हो गया, 9 गया, 8 16 1 17, 17 बटा कितना हो गया, 9 आ जाएगा, 17 बटा कितना हो जाएगा, 9 आ जाएगा। इस तरह से आपको थ्री में पूछा जाता है, कोई दिक्कत नहीं। ऑब्जेक्टिव में देखिए, ऑब्जेक्टिव में जो रहता है ना, इसमें जो ऑब्जेक्टिव रहता है इसको डिलीट करते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव जिससे प्रश्न रहता है आप सभी को ये पता होगा, ठीक है। यदि मान लो 2 अंक पर रेखरिंग दे दिया, 0 दे दिया, यदि जितना अंक पर रेखरिंग रहेगा उतना अंक पर कितना, उतना 9 का है, ठीक ना। जितना 2 अंक पर रेखरिंग 2 23 बटा कितना 99 जगह। इस तरह से आप सभी का ये क्वेश्चन रहेगा, ठीक ना। यदि इस तरह से आप सभी का यदि क्वेश्चन पूछता है तो यदि आप सभी एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाले हैं, ठीक ना। इस चैप्टर से सारा ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया है। देखिए अब जो क्वेश्चन घुसने वाला है बहुपद घुसेंगे, ठीक ना। किसमें घुसेंगे, बहुपद में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुपद चैप्टर है, बहुपद, बहुपद से 5 बनना है, ठीक ना। बहुपद ये देखिए, बहुपद का पहले फार्मूला जानने की, बहुपद का घात जो आता है, बहुपद का जो घात होता है किस संख्या में, बहुपद का घात होता है एक पूर्ण संख्या में होता है, किसमें होता है, पूर्ण संख्या में होता है। इसको याद रखिए, इसको क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है इस तरह से। बहुपद का घात जो होता है किस संख्या में होता है, पूर्ण संख्या में, ठीक है। बहुपद का घात जो होता है किस संख्या में होता है, पूर्ण संख्या में होता है बच्चा जी। 2x² में 3x का एक शून्य का है। देखिए आप जितना मतलब शून्य निकालने का ना, सभी शून्य निकाल देंगे, ठीक ना। ये आप सभी जान गए हैं कि किस तरह से इसमें क्वेश्चन रहता है, ठीक ना। यदि आप सभी इसका यदि बहुपद का यदि देखते हैं ना क्या क्या मान हो सकता है, इसका फार्मूला, पहले इसका फार्मूला जान लीजिए। इसका जो फार्मूला आता है, कहता है कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है। इसमें रैखिक बहुपद का जो होता है व्यापक रूप, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप ax प्लस b होता है। इसका अधिकतम घात भी जो होता है, अधिकतम जब भी पूछता है अधिकतम घात ही पूछता है, एक होता है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, व्यापक रूप जो होता है क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c होता है। इसका अधिकतम घात जो होता है ना, इसका अधिकतम घात 2 होता है, ठीक ना। त्रिघातीय बहुपद का, त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप जो होता है, त्रिघातीय बहुपद का जो व्यापक रूप होता है क्या आता है बच्चा जी, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होगा। इसका अधिकतम घात जो आता है बच्चा जी, इसका अधिकतम घात जो आता है क्या आता है, इसका अधिकतम घात जो आता है क्या आता है, 3 होता है। घात जो होता है इसका क्या आता है, अधिकतम घात क्या आता है, 3 होता है, ठीक ना। यदि आप सभी इतना को जान गए तो आप सभी बोल सकते हैं, ठीक ना। हाँ सर जान गए, कोई दिक्कत नहीं, गुम नहीं हो रहा है, ठीक ना। पढ़ते हैं तब नेक्स्ट, ठीक ना। देखते हैं नेक्स्ट पेज। इतना को जान लीजिए कि त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप क्या आता है, द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप क्या आता है, अधिकतम घात। और देखिए द्विघात बहुपद को ज्ञात करने के लिए जो सूत्र होता है, यानी कि px बराबर होता है, जो द्विघात बहुपद px बराबर जो होता है ax, यानी कि बाहर में रहता है इसे x² प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा होता है, ठीक है। x² प्लस अल्फा प्लस बीटा। देखिए यहाँ पर ये सॉल्व किया, यहाँ पर जरा सा मिस्टेक जो हुआ है,
यहाँ जो होता है ना माइनस होता है, यहाँ का प्लस होता है, ठीक ना। कहता है ए एक्स स्क्वायर इस तरह से भी रहता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। पहले देखिए ये माइनस स्टार्ट होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस आते जाते रहते हैं। त्रिघातीय बहुपद, ये तो द्विघात बहुपद का नाम है। द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर नहीं, ये त्रिघातीय बहुपद का जो होता है, त्रिघातीय बहुपद जो होता है पी एक्स बराबर होता है ए इंटू जो होता है एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर हो गया है ना। एक्स स्क्वायर को जैसे एक्स स्क्वायर थोड़ा देंगे यहाँ पर माइनस, देखिए माइनस प्लस माइनस इंटू अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा हो गया, ठीक ना। एक्स को माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस, यहाँ पर माइनस हो जाएगा माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा हो जाता है, ठीक ना। ये त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप होता है बच्चा जी। देखिए इसका जो होता है और द्विघातीय बहुपद का होता है द्विघाती, इसको जरूर याद रखिएगा बच्चा जी। द्विघात बहुपद अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए, ठीक है बच्चा जी। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बटा ए होता है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए। इसको कहता है माइनस एक्स स्क्वायर का गुणक, यानी कि बी जो होता है एक्स का गुणक होता है ना, एक्स जो बी होता है इसका क्या होता है एक्स का गुणक होता है, क्या होता है माइनस एक्स का गुणक, एक्स का गुणक बटे एक्स स्क्वायर का गुणक होता है, ठीक है। इसको लिख देते हैं, फिर इसको भी लिखता है अचर पद बटा क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणक होता है, क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणक होता है, इस तरह से, ठीक ना। त्रिघातीय बहुपद भी आता है, त्रिघातीय बहुपद जो अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी बटा ए होता है, क्या होता है माइनस बी बटा ए ही होता है, ठीक है ना। माइनस बी बटा ए होता है। फिर देखिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा रखा तो सी बटा ए होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा रखा तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या था सी बटा क्या होता है ए होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा रखा था माइनस डी बटा ए होता है, ठीक ना। ये सुनिएगा योग होता है, ये दो करके सुनिएगा योग रहता है, ये त्रिघातीय बहुपद अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा रखा था माइनस डी बटा ए। इस तरह से यदि आप सभी को यदि याद हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यदि आप सभी इस तरह से सूत्र यदि रिवीजन करते हैं तो फिर आप सभी को बनाने में सॉल्व करने में कोई दिक्कत का झंझट का प्रॉब्लम नहीं है, ठीक ना। अब देखते हैं इससे क्या क्या शून्य किससे पूछ सकता है, क्या क्या पूछ सकता है, ठीक ना। इसमें देखिए फर्स्ट में जो पूछता है ना थोड़ा सा ये पूछता है, ठीक ना। मान लो कोई भी भाग देने दे दिया, क्या पूछ सकता है। देखिए मान लो कि यहाँ पर जो दिया है ये क्वेश्चन कहता है मान लो कि पी एक्स बराबर यहाँ पर दे दिया 6 और क्यू एक्स यानी कि भाग देना, ठीक ना। यदि मान लो जिससे भाग देना यहाँ पर पी एक्स एंटी जी एक्स ये पर रहा है पी एक्स बटा जी एक्स यानी कि पी एक्स बटा जी एक्स, ठीक ना। यदि इसको दे दिया 6 बटा 2 से भाग देंगे ना तो इसमें कहते हैं घात में होता है, ठीक ना। ये 4 था आप कह सकते हो घात में पावर घटता है, यानी कि मान कि एक्स पावर 6 दे दिया, ठीक ना। एक्स पावर 2 देंगे भाग देंगे, एक्स पावर 6 में एक्स पावर 2 से देंगे कितना होगा 4 होगा, एक्स पावर कितना होगा 4, इसका घात कितना होगा 4 होगा, इसका अधिकतम घात कितना होगा 4, अधिकतम घात ही पूछा जाता है, ठीक ना। और देखिए इसमें शून्य का मान निकालने जो पूछेगा ना इस तरह से पूछेगा, इस तरह से सवाल देता है, पूछता है कि, ठीक ना। देखिए यहाँ पर जो पूछा हुआ है वो क्वेश्चन जो दिखा दे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इस तरह से टाइप ले रहे हैं, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। शून्य के लिए बोलता है यहाँ पर क्या करना है 0 लेना है और इसको गुणनखंड निकालना है, 5 दूनी 10 होता है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x प्लस 5 बराबर क्या देगा 0 आ जाएगा, ठीक है ना। यदि आप सभी को यह हो सकता है तो प्रॉब्लम हो सकता है ऐसा मारकर, इसलिए 2x क्या करें कॉमन लेंगे 2x तो कॉमन नहीं ले सकते हैं ना, एक्स कॉमन लेते कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 बच जाएगा, एक्स बच जाएगा -5 फिर 5 एक 5 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। 2x माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, x माइनस 1
इंटू 2x माइनस 5 बराबर क्या देगा 0 देगा। एक्स बराबर कितना है 0 प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पर x यानी कि 2x बराबर कितना 0 प्लस 5 देगा। एक्स बराबर कितना देगा 5 बटा कितना है 2 देगा 5 बटा तो यहाँ पर कितना रहेगा 1 यहाँ पर 5 बटा 2। जो ऑप्शन में रहेगा उसको आप क्या करना है बना देना है। इसमें ऑप्शन में क्या दिया हुआ है 1 है, इसमें आंसर में क्या देगा 1 हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें पूछता है इसी टाइप में पूछा करता है बहुपद कौन है। देखिए बहुपद को पहचानने के लिए बोल सकते हैं। ठीक है बहुपद को पहचानने के लिए क्या करना है तुम सबको बहुपद पहचान लेना है। जो पूछेगा वही करना है। क्या करना है देखिए बहुपद को क्या करना है पहचान लेना है। ठीक ना। यदि मान लो कि इसको शून्य निकालने के लिए दे देगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक ना। और बहुपद इसमें कहता है कि वाई स्क्वायर बहुपद है पहचानो। ठीक ना। देखिए बहुपद यदि होता है पूर्ण संख्या देते हैं बटन नहीं होता ऋणात्मक होता है पावर नहीं। देखिए बहुपद का जो पावर था ऋणात्मक नहीं होता है। बहुपद का पावर क्या था बहुपद का पावर जो होता है ना ऋणात्मक नहीं था माइनस में नहीं होता। ठीक है ये कभी भी नहीं होता है ऋणात्मक। ठीक ना प्लस में होता है। इसलिए देखिए यहाँ पर यार बटा भी नहीं था यानी कि बटा भी नहीं होता। ठीक है इसमें आप पहचानिएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 रूट एक्स प्लस 3 ये बहुपद है। एक्स 3 बटा 2 माइनस एक्स प्लस एक्स का पावर 1 बाई 2 माइनस प्लस 1 है। ये है रूट एक्स प्लस 1 बटा रूट एक्स ये बहुपद है। रूट 2x स्क्वायर माइनस 3 रूट 3x प्लस रूट 6 ये बहुपद है। देखिए इसमें क्या है इसमें देखिए यहाँ पर पावर क्या आधा है 1 बटा 2 है ना बहुपद का पावर चार मान का मानेंगे चार पद का पावर क्या था बहुपद माने कि चार पद का पावर क्या रहना चाहिए चार पद जो होता है इसमें और अचर पद है। इसमें चार पद का मान क्या था बटा नहीं होना चाहिए भिन्न नहीं होना चाहिए। यदि चार पद का पावर यदि भिन्न हो गया वो बहुपद नहीं होगा ये बहुपद भी नहीं है। इसमें भी देखिए ये चार मान का चार पद का पावर क्या है बटा ये भी बहुपद नहीं होगा। इसमें भी चार पद का पावर क्या है बटा ये भी नहीं होगा। इसमें देखिए बटा है और चार पद नहीं बटा या रूट में चार पद नहीं है ना चार पद नहीं है ना इसलिए क्या बहुपद ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए इसमें जो कहता है कि तो कौन बहुपद नहीं है उसी प्रकार है। ठीक है जो बहुपद पाचन के बहुपद उसे नहीं पाचन के लिए जानेगा एक्स स्क्वायर माइनस 11 का शून्य होगा। देखिए इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 11 क्या शून्य के लिए क्या लिखेंगे यहाँ लिख देना शून्य के लिए क्या लिखना है शून्य के लिए इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस 11 कितना 0 होता है एक्स स्क्वायर कितना 0 प्लस 11 आ जाएगा। एक्स बराबर कितना प्लस माइनस में क्या देगा रूट 11 प्लस में एक बार रूट माइनस 11 रूट माइनस में। ठीक है इस तरह से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो रहेगा ऑप्शन नंबर। ठीक है इस तरह से आप सभी को यदि कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें कहता है कि पावर पढ़ाने के लिए तो बहुत बच्चा की तरह था वाई क्यू माइनस 2y स्क्वायर माइनस रूट 3y प्लस 1/2 इसमें बहुपद का घात कितना है यानी कि पावर कितना है अधिकतम पावर को गिना है तो अधिकतम पावर कितना है 3 है बच्चा जी कितना है 3 है। ठीक ना 3 अधिकतम पावर की 3 ही है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखिए बहुत सारे क्वेश्चन सभी जी सब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना क्वेश्चन आप सभी के लिए बीच में करा रहा है इसलिए आप सभी से ये विनती है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। घात एक वाला बहुपद क्या था रैखिक कहलाता है ये पूछता है घात एक वाला बहुपद क्या कहलाएगा घात एक वाला बहुपद क्या कहलाएगा घात एक वाला बहुपद रैखिक कहलाएगा। दो घात वाला क्या कर द्विघात बता दिया अभी और तीन घात वाला क्या कर त्रिघातीय तीन घात वाला त्रिघातीय। ठीक ना लेकिन बहुपद नहीं है बहुपद को पहचानिए गए। ठीक ना बहुपद नहीं है उसने कितना द्विघात बहुपद शून्य के संख्या कितना होगा 2 त्रिघातीय में 3 और रैखिक में 1। ठीक है त्रिघातीय बहुपद के व्यापक को बता दिए ax क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी है। ये क्या है त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप है किसका है ये त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप है किसका है त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और इसमें जो है ना कोई खास अब चीज नहीं चार मान वाले बहुपद क्या कहलाता है इसमें देखिए वो कोई दिक्कत नहीं इसमें जितना भी टाइप क्वेश्चन था इसमें बता दिया ऑब्जेक्टिव टाइप में। ठीक है जिसमें दो घात रहेगा द्विघात कहलाएगा जिसमें त्रिघात रहेगा त्रिघात कहलाएगा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है और यदि इसमें और भी ऑब्जेक्टिव यदि बन सकता है ना तो यहाँ पर देखते हैं और क्या क्या बन सकता है। ठीक है कि तरह के शून्यकों का योग क्या हो सकता है लिखते हैं क्वेश्चन। अच्छा
यहाँ पर 5y टू नहीं, यहाँ पर देखते हैं, कहता है 5y स्क्वायर, कहता है 5y स्क्वायर। यहाँ पर देखिए 5y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 8 में शून्यकों का योग क्या है, योगफल बताएं कि इसमें क्या है, दो घात है ना, द्विघात हो गए, कौन है, द्विघात है, द्विघात वाला क्या था, माइनस बी बटा ए होता है, पता है ना। इसमें ए का मान कितना है 5, बी का मान कितना है -14 और सी का मान कितना है बच्चा जी 8 है, ठीक ना। और माइनस बी का मान कितना है -14 बटा कितना है ए का मान कितना है 5, और -14 बटा 5 देगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस अल्फा इंटू बीटा यदि पूछ दिया, अल्फा इंटू बीटा वजह शून्य का योग, यदि इस तरह से देखिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बचा है, 2 इंटू 2x माइनस 5 माइनस 3 के शून्य का योग होगा, यहाँ कितना लिखा 2 4x स्क्वायर माइनस 10 बजेगा -3, ठीक ना। यहाँ पर देखिए गुणों में क्या है, यहाँ जो लिखा हुआ है x इंटू 2x माइनस 5 माइनस 3, इस तरह से 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इसमें अल्फा प्लस बीटा पूछ रहे हैं, शून्य का योग पूछे, दो द्विघात में, तो यही लिखना है, ठीक ना। माइनस बी बटा ए होता है, माइनस बी बटा ए, माइनस बी का मान कितना है, बी का मान कितना है -5 और ए का मान कितना है 2, -5 बटा कितना देगा 2, ठीक ना। यदि देखिए इसमें यदि आप सभी को अल्फा इंटू बीटा पूछ दिया है, तो मान लो कि कुछ शून्य दिया हुआ है, ठीक है, शून्य दे देते हैं। मान लीजिए कि ये एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 3 दे दिया, शून्य का योग फल पूछ देगा, अल्फा शून्य का गुणनफल सी बटा ए हो जाएगा, सी का मान कितना है 3 और ए का मान कितना है 6, काट दे 3 का 3 3 दूनी 6 बराबर कितना है 1/2, इस तरह से क्वेश्चन बनाया जाता है, ठीक ना। और यदि देखिए इसमें और चीज पूछता है, ठीक ना, इसमें और चीज क्या पूछता है ये जान लीजिए। जैसे मान लो कि योग फल तुमको दे दिया, लिख दिया कि योग फल यानी कि अल्फा प्लस बीटा लिख दे कितना 3, अल्फा इंटू बीटा लिख दे कितना -10, यानी कि गुणनफल जो लिख दिया, क्या लिख दिया अल्फा इंटू बीटा -10। कहते हैं कि द्विघात बहुपद होगा, द्विघात बहुपद का सूत्र होता है ना ये वाला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है, इस तरह से। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू कितना बीटा -10 है, यहाँ पर लिख दें एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, ये क्या है आंसर हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 3x एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 आंसर है, ठीक ना। इस तरह से अल्फा प्लस बीटा दे दिया, चाहे द्विघात में दिया त्रिघात में किसी में दे देगा, क्या देखो कोई दिक्कत होगा नहीं, ठीक है, फिर दिक्कत कहीं होना ही नहीं चाहिए, ठीक ना। इसलिए यह भी आप सभी के ये बीच ये समाप्त द्विघात में टाइप बाय टाइप हो चुका है। और इसी में देखिए यदि उसको पूछे अल्फा इंटू बीटा दिया, ठीक ना, यहाँ यदि ए इंटू बी भी देता ना, वही अल्फा इंटू बीटा ही पूछा, ठीक ना। यदि ए प्लस बी भी देते हैं यहाँ पर ना, यदि मान लो कि बहुपद दे दिया और ए प्लस बी पूछ देते, यानी कि शून्यकों का योगफल पूछा है, ठीक है, यहाँ पर हड़बड़ाना नहीं है। यदि 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा भी पूछे ना, कोई दिक्कत नहीं। देखियो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा अल्फा, यहाँ पर बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, इस तरह से सूत्र में बैठा दीजिए। और इसमें एक ये सूत्र याद रखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये भी द्विघात व्यक्ति की बहुपद, ये चैप्टर सारा समाप्त हो गया, ठीक ना। ऑब्जेक्टिव जितना इससे पूछ सकता था इसने हर टाइप में क्वेश्चन क्लियर करवा दिए, इससे ऑब्जेक्टिव बाहर नहीं पूछ सकता है, ठीक ना। देखिए यदि एक और जो टाइप रहता है इसमें, जैसे मान लीजिए P1 बराबर दे दिया, बहुपद पूछा है, लेकिन बहुपद पहले से स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक ना। जैसे पूछ देगा कि P1 बराबर कितना का 1 का, यानी कि x का मान पूछ रहा है कि x का मान यदि x रखेंगे तो कितना मान, इसका हल कितना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 5 है ना, यहाँ पर 1 माइनस 3 प्लस 5 बराबर कितना देगा -2 प्लस 5 बराबर कितना का 3 होगा ना, प्लस 3 हो जाएगा, ठीक ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह से आप सभी का टाइप में सारा क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक ना। यदि आप सभी को एक भी क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा, सुनेगा होगा योगफल दिया रहेगा, गुणनफल दिया रहेगा, बहुपद पूछ देगा और क्या पूछेगा, कुछ नहीं। जितना क्वेश्चन बनने वाला था ना बन गया। इसलिए द्विघात बहुपद से देखिए, ये दो बहुपद जो चैप्टर था जितना इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव से आ सकता था वो सारा ऑब्जेक्टिव खत्म गया, उसी टाइप में आएगा, ठीक ना। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता है द्विघात दो चर वाले रैखिक समीकरण। 3 नंबर क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण है, ठीक है। कौन सा चैप्टर है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें जो कहता है कि A1 बटा, इसको याद रखिएगा जरूर बच्चा, इसको बिना याद किए इस चैप्टर से नहीं बना पाएंगे, इसीलिए बोलता है कि इसको याद रखिए। कहते हैं A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2। इसमें क्या है देखिए, इसमें हल लिखा है, क्या लिखा है इसमें, पहले शर्त लिख दिया है, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, हलों की संख्या लिख दिया है, हलों की संख्या लिख दिया, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या लिखा है, युग्म के नाम, क्या लिखा है, युग्म के नाम लिखा है, ठीक है। इसको हलों की संख्या क्या है, एक और केवल एक हल, जो एक और केवल एक हल होंगे, एक और केवल एक हल, एक और केवल एक हल होंगे। A1 बराबर नहीं है B1 B2, तो हलों की संख्या पूछ देगा तो क्या लिखेंगे, A1 एक और केवल एक हल होंगे। और युग्म पूछ देगा तो अविरोधी युग्म, कौन क्या हो गया, अविरोधी युग्म, क्या होगा, अविरोधी युग्म, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कहता है कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। हलाओं की संख्या कितना हो जाएगा, हलाओं की संख्या अनगिनत, यदि सब बराबर है तो क्या होगा, अनगिनत हल होगा, क्या होगा, अनगिनत हल होगा, ठीक ना। और युग्म का कारण क्या नाम, आश्रित होगा, सभी यदि बराबर हो गया तो एक दूसरे पर क्या हो जाता है, आदमी आश्रित हो जाता है, क्या जाता है, एक दूसरे पर आदमी आश्रित हो जाता है, ठीक ना। इसमें फिर देखते हैं A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 बटा C2, क्या होगा, हलों की संख्या क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होंगे, क्या होगा, कोई हल नहीं होंगे। और युग्म का नाम क्या हो जाएगा, विरोधी हो जाएगा, युग्म की क्या नाम हो जाएगा, विरोधी हो जाएगा, ठीक ना। और देखिए इसमें एक और चीज शर्त रहता है, ठीक ना। यदि जो अविरोधी है उसमें क्या होगा, प्रतिच्छेदी भी कराता है, रेखा में क्या करता है, अविरोधी जो अविरोधी है क्या कराता है, दूसरा इंक ले लेते हैं, ठीक है। देखिए जो अविरोधी है वो क्या कराता है, रेखा में प्रतिच्छेदी कराता है, क्या कराता है, प्रतिच्छेदी कराता है। जो आश्रित होता है, ये संपाती रेखा होता है, ये क्या होता है, इसका रेखा जो होता है ये संपाती होता है, क्या होता है, रेखा संपाती होता है, ठीक ना। और जो कोई हल नहीं, जो विरोधी होता है ना, ये विरोधी जो होता है ये समांतर होता है, रेखा जो होता है समांतर होता है, क्या रेखा का होता है रेखा इसका समांतर होता है, इस तरह से देख सकते हैं। और इसमें और एक युग्म होता है, संगत, असंगत और संगत, ठीक ना। क्योंकि इसमें जो अविरोधी होता है ना वो संगत होता है, क्या होता है, ये भी संगत होता है, ये रेखा एक और चीज होता है, ये संगत होता है, ठीक ना। और आश्रित जो संपाती होता है ना, जो संपाती होता है इसमें क्या होता है, ये भी संगत ही होता है, जो संपाती है ये भी संगत होता है और असंगत होता है, नीचे का असंगत, ठीक ना। ये क्या होता है, असंगत होता है, ठीक ना। जिसका समांतर होता है वो भी क्या होता है, असंगत होता है, और बाकी बात दोनों ये क्या होता है, संगत होता है, ठीक ना। इसमें ये दो तीन चीज जो पॉइंट है इसको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको यदि आप सभी यदि याद रख सकते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा कल के एग्जाम के लिए, क्या हो जाएगा, ये रामबाण की तरह साबित हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको क्या करना है, याद रखना है, यहाँ से बता देते हैं एक बार फिर से, ठीक है ना। कहता देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण है, कहता है कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2, A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2, तो हलों की संख्या क्या है, एक और केवल एक हल होगा, हल की संख्या कितना होगा, एक और केवल एक हल होगा। और कहता है समीकरण की युग्म क्या होगा, युग्म अविरोधी होगा, और किस प्रतिच्छेदी हो जाएगा, और युग्म क्या होगा, संगत होगा, ठीक है। और देखिए A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 बराबर है, सब बराबर था, हलों की संख्या क्या होगा, हलों की संख्या क्या होता है, अनगिनत होता है। और युग्म का नाम क्या होता है, आश्रित होता है और संपातित और संगत होता है, आश्रित भी होता है, संपातित होता है और संगत होता है, ठीक है।
A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C नहीं है C1 बटा C2 बराबर, तो कोई हल नहीं होंगे। क्या होंगे? कोई हल नहीं होगा, विरोधी होगा। और क्या होगा? विरोधी होगी। और क्या होगा? रेखा क्या होगा? समांतर होगा। रेखा क्या होगा? समांतर होगा। रेखा क्या होगा? समांतर होगा। और क्या होगा? असंगत होगा। क्या होगा? असंगत होगा। ठीक ना। यदि आप सभी ये जान लेंगे तो इसको याद करके ही जाना है। इससे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी रहेगा और सब्जेक्टिव भी इससे बनेगा। ठीक ना। इसलिए आप सभी को क्या करना है? इसको याद करके ही जाना है एग्जाम में। ये बाबू बोल दिए ना, इसको याद करना ही है बच्चा जी, छोड़ना नहीं है इस सबको। ठीक ना। जितना कोई इंपॉर्टेंट बता रहे इतना को ही करना है। ठीक ना। और देखते हैं इससे ऑब्जेक्टिव क्या क्या बन सकता है। ठीक ना। यदि आप सभी की यत्नों को यदि पढ़ लेते हैं तो आप सभी को कहीं पर एक भी क्षण दिक्कत नहीं है, एक भी दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है बच्चे। देखिए इसमें जो लिखा हुआ रहेगा, कहेगा कि रैखिक समीकरण के निकाय के अनगिनत हल होंगे। रैखिक समीकरण के निकाय के क्या बोलेगा? अनगिनत हल होंगे। अनगिनत हल होंगे। अनगिनत होने का शर्त देखिए आप सभी अभी तुरंत यहाँ पर देखेंगे अनगिनत हल होने का शर्त क्या आता है। A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 होता है ना। इसी प्रकार यहाँ पर देखो अनगिनत हल होने का शर्त होगा A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं C1 बटा C, तो ये नहीं होगा। देखिए A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, ये हल हो सकता है क्योंकि अनगिनत होने का क्या आता है? सभी मान बराबर था। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या था? ये मैंने कहा। इसी प्रकार ये सभी पूछता है। ठीक ना। इसमें कोई खास हार्ड नहीं पूछता है। फिर देखते हैं। अच्छा नेक्स्ट ब्लॉक फिर लिखते हैं। ठीक ना। देखिए इसमें A1 का मान कितना है? 2 है। A2 का मान कितना है? 6 है। B1 का मान कितना है? 4 है। B2 का मान कितना है? 12 है। C1 का मान कितना है? 3 है। C2 का मान कितना है? 6 है। तो बराबर करो। A1 बटा A2 कितना होगा? 2 बटा 6। 2 का 2 2 6। B1 बटा B2 का मान कितना है? 4 बटा कितना है? 12। 4 रखा 4 4 12। C1 बटा C2 का मान कितना है? 3 बटा 6। 3 का 3 3 दूनी 6। ठीक ना। ये 1/3 हो गया बराबर 1/3 हो गया बराबर नहीं हुआ क्या? 1/2। देखिए जो A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 बटा C2 क्या था? A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं C1 बटा C2, तो इसका हल के संख्या कितना होगा? कोई हल नहीं। क्या होगा? कोई हल नहीं होंगे। क्या होंगे? कोई हल नहीं। कोई हल नहीं होंगे। ठीक है। इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से आप सभी को ये रहेगा, समीकरण दे देगा दे दिया जाएगा, नहीं तो कभी क्या मान दे दिया जाएगा। इस तरह से आप सभी को क्या करना है? सॉल्व करना है। यदि सॉल्व कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। यदि बोलिएगा यदि सॉल्व नहीं करता है इस पर, इसका यदि इसको याद रखिएगा ना तो सारा कंफ्यूज दूर रहेगा। ठीक है ना। कभी कभी मान दे देगा, 2 समीकरण लिख देगा, इसको बोलेगा कितना हल निकालना है। x प्लस 2y बराबर मान लो कि 4 दे दिया, y प्लस 3y बराबर 9 दे दिया, और यहाँ पर x का मान 2 y बराबर 3, x बराबर 0 y बराबर 6। इस तरह से दिया रहेगा मतलब कि किसका समीकरण नंबर 1 नंबर ऑप्शन नंबर 2, इसी तरह से ऑप्शन नंबर 3 दिया रहेगा, ऑप्शन नंबर 4 दिया रहेगा। बोलेगा किसमें सुटेबल करता है। देखिए इसमें x और y का मान रखना है, यदि 4 के बराबर आ गया जिसका मान वैसे ही होगा। इसमें x और y का मान रखना है और जिसमें यहाँ पर x होगा। ठीक है। यहाँ पर x और y का मान रखें 9 के बराबर जो सुटेबल है, दोनों में एक ही समीकरण एक ही, जैसे मान इसको रखे ना, इसको रखे तो इसमें भी बराबर होगा, इसमें भी बराबर होगा। जो इसका बराबर हो गया तो वही इसका हल होगा। ठीक ना। देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए इसमें जो इस चैप्टर में जो पूछा जाता है ना, इस चैप्टर में जो पूछा जाता है इसी पर सभी बेस्ट रहता है सवाल। ठीक है। यदि x का मान दे देगा, y का मान देगा पूछेगा, यदि वो अद्वितीय हल होने का शर्त पूछ देगा। अद्वितीय हल इसी को बढ़ाया जाता है, फर्स्ट नंबर को, फर्स्ट नंबर जो है ना इसी को बढ़ाया जाता है। ठीक ना। अद्वितीय हल होने का शर्त क्या? अद्वितीय हल होने का शर्त है जिसपे पूछ देगा अनगिनत, ये कोई हल नहीं, ये आश्रित, जो भी पूछेगा इसी पर पूछेगा। इस तरह से यदि आप निकाल लेते हैं, यदि इसको याद कर कोई दिक्कत कोई झंझट ही नहीं होगा। ठीक है ना। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो चैप्टर नहीं ना, चैप्टर जो स्टार्ट होगा, कौन सा चैप्टर होगा? ये द्विघात होगा। कौन होगा? द्विघात चैप्टर होगा। ठीक ना। इसमें कुछ नहीं, विवेचक निकालना है, डी निकालना है, देखना है क्या क्या होता है। ठीक ना।
इसका कुछ फार्मूला जान लीजिए क्या क्या होता है। ठीक है, इसमें जो रहता है फार्मूला कहता है कि विवेचक डी बराबर पहले जान लीजिए, विवेचक यानी कि डी बराबर जिसको बोला जाता है, इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, विवेचक। ठीक ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक ना, और डी बराबर हो गया, इसके मूल वास्तविक होंगे ये समांतर बराबर, इसका भी मान लिख देते हैं क्या क्या हो सकता है इसका। ठीक ना, कहता है यदि डी का मान बड़ा हो तो मूल वास्तविक और असमान होते हैं। ठीक ना, इसका सारा मान ही लिख देते हैं करके से एकदम पूरा डिटेल से एकदम पूरा बहुत अच्छे ढंग से समझा कर। इसका मूल जो निकलता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2। ठीक ना, इसका मेन मान जो है ये चीज़ है, कहता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि बड़ा है डी का मान। देखिए पहले फर्स्ट में द्विघात उपपद का जो व्यापक रूप होता है, द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है, द्विघात समीकरण है क्या, कहता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या था, 0। समीकरण में ये 0 देना पड़ता है। ठीक ना, और यदि इसको यदि डी का मान यदि बड़ा है, क्या है ये डी बड़ा है 0 से। ठीक है, डी बड़ा है 0 से, डी को क्या लिखना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है किससे, 0 से। इसके मूलों की प्रकृति क्या है, मूलों की प्रकृति जो है यानी कि प्रकृति का वास्तविक और समान होगा, वास्तविक और असमान होगा, और क्या होगा, असमान होगा, असमान, मूल वास्तविक और असमान होगा। ठीक ना, और मूलों के मान होगा माइनस बी, मूलों के मान यानी कि एक्स बराबर लिखो, बोलिए कुछ भी बोलो, एक्स बराबर बोलो, ये मूलों के मान बोलो, एक ही बात है, मूलों के मान माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा क्या आता है, 2 ही रहता है। ठीक ना, इसमें यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है बराबर है, यानी कि डी बराबर है 0 के, तो क्या होगा, मूल वास्तविक और समान होगा, क्या होगा, मूल वास्तविक और समान होंगे, समान बोलो या बराबर बोलो एक ही होता है। इसमें क्या होगा, मूलों का मान माइनस बी बटा 2 आता है और माइनस बी बटा 2 आता है। ठीक है ना, यदि डी का मान जो है ना छोटा है 0 से, डी का मान क्या है, छोटा है किससे, 0 से, तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, क्या होंगे, मूल वास्तविक नहीं होंगे, वास्तविक नहीं होंगे, मूल वास्तविक नहीं होंगे। ठीक ना, मूल वास्तविक नहीं होंगे, मूल वास्तविक नहीं होंगे और मान भी नहीं निकलेगा, इसलिए वास्तविक मान नहीं, वास्तविक मान नहीं होंगे, वास्तविक यहाँ पर वास्तविक मान नहीं होंगे। इस तरह से ही सवाल सारा रहेगा। ठीक है, यदि आप वेतन को पढ़ लेते हैं तो आप सभी को कोई दिक्कत नहीं होगा। इससे मान पूछेगा और क्या पूछेगा, देखते हैं क्या 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 सवाल हो सकता है इसमें। ठीक ना, तो फर्स्ट में कौन द्विघात समीकरण है, कौन द्विघात समीकरण नहीं है, जिसमें देखिए यदि द्विघात के रूप में यदि आ गया ना, जो द्विघात के रूप में आ गया उसको क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण। जो द्विघात के रूप में आ गया, जो माइनस में आ गया प्लस में गया पावर अधिक हो गया, उसको क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण नहीं है। तो फर्स्ट में द्विघात समीकरण पहचानने के लिए बोलता है। ठीक है, 2x³ माइनस 3x बराबर, जिसे मान लेके लिख देते हैं, और ये कोई द्विघात समीकरण है या नहीं पहचानना है। जैसे 4x प्लस 6 बराबर कितना है, 0। 4x प्लस 6 बराबर 0। फिर है ax स्क्वायर माइनस bx प्लस 6 बराबर क्या है, 0। 6 नहीं है, सी है बराबर 0, सी है ना, सी ऑन, फिर x इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू कितना है, बराबर एक्स स्क्वायर है। ठीक ना, चौथा नंबर जो ऑप्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर बराबर 2 है। इसमें द्विघात समीकरण कौन सा है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स बराबर एक्स स्क्वायर देते थे, एक्स स्क्वायर खत्म हो गया, ये बटे में तो ये नहीं होगा,
इसमें ए घात नहीं है, अगर होगा तो ए एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स माइनस बी एक्स प्लस सी क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो सकता है। इसलिए इसमें द्विघात समीकरण पहचानने वाले का इसी तरह से गुणा करके दे देता है, एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर देगा, इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस टू का या माइनस ए का होल स्क्वायर देगा, इस तरह से दे देता है। ठीक ना, बोलेगा कि पहचानिए कौन समीकरण द्विघात है कौन समीकरण द्विघात नहीं है। ठीक ना, इस तरह से आप सभी को क्या बोलता है कि पहचानना है। ठीक ना, द्विघात को इसमें फिर विवेचक निकालने दे देगा, और देखिए विवेचक ज़्यादातर देता है ना मूल निकालने के लिए दे देगा, हल्का हल्का समय देता है, हल करने के लिए कुछ देगा, एक्स का मान निकालने के लिए दे देगा, यही सब होगा। और क्या हो सकता है सबसे, ठीक है। मूलों की प्रकृति जांचने के लिए देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 ठीक है बराबर 0। कहता है मूलों की प्रकृति कैसे होगा, इसको पहले डी निकालना, क्या निकालना है, डी निकालना। डी बराबर क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान कितना है, 4, 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू 1, 4 चौक 16 माइनस 16 बराबर कितना होगा 0। यदि 0 आ गया तो मूल वास्तविक और समान है, लिख देना कि यहाँ डी बराबर क्या है, डी बड़ा है, यानी कि यहाँ डी बराबर क्या है 0, इसलिए मूल वास्तविक और क्या है समान है, मूल वास्तविक और क्या है बच्चा जी समान है, मूल वास्तविक और समान। इसका डी बराबर हो गया तो क्या होगा, समान हो गया या बराबर होगा। ठीक ना, देखिए और कुछ नहीं होता है। और देखिए इसमें मूल बराबर जब पूछा है, मूल बराबर जो था माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2a पूछता है। यदि डी बराबर यदि मान लीजिए कि कोई समीकरण दे दिया, ठीक है, इसमें इसी में निकाले, इसमें डी निकालने पूछ दिया, किसी में डी निकालने पूछ देता है, प्रकृति पूछ दिया, ठीक ना, द्विघात समीकरण पूछ देगा, किसी का एक मूल दिया रहेगा उसमें और मूल पूछ देगा, ठीक है, इसके मूलों का गुणनफल क्या होगा, मूलों के गुणनफल अनुपात क्या होगा, मूलों के योगफल देखिए यदि पूछ लिया तो वही अल्फा प्लस बीटा लगाना, अनुपात पूछा है और अल्फा इंटू बीटा का अनुपात पूछा है, क्या दिक्कत है, दूसरा थोड़ा है, उसी का मान है, मूलों का योगफल निकाल देना है उसी समीकरण से, मान लीजिए इस तरह से समीकरण दिया उसका अनुपात पूछेगा, ठीक है ना, क्या दिक्कत, उसी तरह से निकाल देना, कोई दिक्कत नहीं होगा। विवेचक पूछा है, कहता मूल बराबर तो x का मान क्या होगा, इसको निकाल के दिखाते हैं। कहता है कितना करना समीकरण है, एक्स पी एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 4 बराबर कितना होता है 0। ए बराबर कितना है पी, बी बराबर कितना है पी, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 4 बराबर कितना है 0। तो ए बराबर पी, बी बराबर पी माइनस पी और सी बराबर कितना है 4। इसका डी बराबर निकालना, ये मूल बराबर होने का शर्त, पहले मूल बराबर होने का शर्त, मूल बराबर होने का, मूल बराबर होने का शर्त, मूल बराबर होने का शर्त क्या था, डी बराबर 0। डी का मान कितना है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना है 0। डी बी का मान कितना है माइनस पी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान कितना है पी इंटू सी का मान कितना है 4 बराबर कितना है 0। पी स्क्वायर माइनस 4 चौक 16 पी बराबर कितना होगा 0। तो पी स्क्वायर बराबर कितना होगा प्लस 16 पी से स्क्वायर खत्म, तो पी बराबर कितना होगा 16। पी का मान पूछा था भाई, पी का मान क्या होगा, पी का मान क्या निकल सकता है, तो पी का मान द्विघात समझ आता है कि मूल बराबर हो, तो पी का मान क्या होगा, मूल बराबर होने के लिए मूल डी बराबर क्या था 0 होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस पे देखिए स्क्वायर हो जाता है 4ac बी स्क्वायर, बी का मान फिर ए का मान कितना है 100,
देखिए बच्चा जी, यहाँ पर ए का मान कितना है, 1 है ना, यहाँ पर कितना 1 हो जाएगा और यहाँ कितना 4 हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर 4 है और यहाँ पर भी क्या करना है, 1 खत्म करना है, यहाँ भी खत्म करना है, यहाँ भी खत्म करना है। और यहाँ पर देखिए क्या तरह देना है, यहाँ पर 1 देना है। ये कितना देगा, 4 चौक 16 देगा, इधर जाएगा 16 प्लस में और इसको वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है ना। इसको खत्म कर दो। पता है कि p बराबर, यहाँ पर p स्क्वायर बराबर कितना 16, p बराबर कितना √16 प्लस माइनस हो गया, p बराबर कितना देगा प्लस माइनस कितना देगा 4, ये कितना देगा आंसर देगा p बराबर प्लस माइनस √4 क्या देगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आंसर भी इस तरह से ही पूछता है, द्विघात में कोई खास हार्ड नहीं पूछेगा, ठीक ना। यदि जो तो मूल इसमें दिया हुआ रहता ना, इसमें यदि मूल बराबर होगा, एक और इसमें दिया है मूल बराबर है तो इसका मान क्या का बी स्क्वायर माइनस 4a से बी स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी है, बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी बराबर 0 है तो मूल समान है, तो किसका मान क्या माइनस बी बटा ए होता, माइनस बी बटा 2 आता, माइनस बी बटा 2 आता, माइनस बी का मान कितना है ए बटा 2 ए का मान कितना बी बराबर कितना माइनस बी बटा 2b, कोई भी खत्म तो कितना हो सकता है, माइनस बी बटा 2 आता है, बी का मान कितना 1 है, ऊपर में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। ऊपर में कितना हो जाएगा ए हो जाएगा। इसका आंसर इस तरह से मूल बराबर होने का शर्त बोला है तो क्या देगा माइनस बी बटा 2 होता है ना, इसमें बी का मान कितना है, बी का मान 1 है, बी का मान कितना है यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए दे दिया ना, सूत्र में माइनस था सूत्र में माइनस दिया और बी बटा 2a 2b, बी का मान कितना है माइनस बी बटा 2a माइनस बी बटा 2a, बी का मान कितना है 1 2a, ए का मान कितना है बी, ठीक है। तो माइनस ए बटा 2b इतना होगा, ठीक ना आंसर इसका। समीकरण के मूल एक्स का मान 1 यदि 2 है तो इसका हल कितना होगा, इसका समीकरण कितना निम्नलिखित में से किस समीकरण का एक मूल 2 है। मूल देखिए जैसे मान लीजिए पूछा किसी का मूल 2 है, ठीक ना, उसका मूल जो पूछा है 2 तो इसको हल करके देखना किसका मूल 2 ही आता है, और 2 का मूल जब भी मूल निकलता है 2 का निकलता है, इसमें 2 का मूल 1 मूल यदि 2 निकल गया तो वही आंसर होगा और दूसरा कोई मान नहीं निकलेगा, ठीक ना। इस तरह से आप सभी का ये क्वेश्चन रहेगा द्विघात से, ठीक है। इससे हार्ड नहीं रहता है, तो यदि उसमें फार्मूला पढ़ लेना इससे हार्ड नहीं रहेगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है, समांतर श्रेणी का समांतर श्रेणी, उसके बाद क्या है देखते हैं। समांतर श्रेणी में बहुत इजी भी समांतर श्रेणी रहता है, कोई खास हार्ड नहीं रहता, ठीक है। समांतर श्रेणी फर्स्ट नंबर जान ले, ए को क्या कहते हैं पहला पद कहते हैं, डी को क्या कहते हैं सार्वंतर कहते हैं, क्या कहते हैं डी को सार्वंतर कहते हैं, ठीक ना। ए एन को क्या कहते हैं अंतिम पद कहते हैं, अंतिम पद कहते हैं, या तो एनवो पद कहते हैं, एनवो पद बोले या अंतिम पद बोले, इसी को एल भी बोला जाता है। एसन बराबर बोला जाता है क्या पदों का योगफल, कितना होता है पदों का योगफल बोला जाता है, ठीक ना, इसको बता दिए। और एन को बोला जाता है पदों की संख्या, कितना पद है इसमें पदों की संख्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है पदों की संख्या बोला जाता है, ठीक है। इतना यदि आप रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे क्वेश्चन जो रहता है कि श्रेणी इतना दिया हुआ है उसका सार्वंतर ज्ञात करना है, इसी से ले लेते हैं। देखिए और एस एन बराबर एन बटा 2 इंटू 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी रहता है, इसमें ये इसका मान नहीं इसको लिख देते हैं। ए एन बराबर जो सूत्र रहता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक ना, इस तरह से सूत्र रहता है। एस एन बराबर जो सूत्र होता है एस एन बराबर होता है सूत्र एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है सूत्र एस एन बराबर, ठीक ना।
और इसमें एक और फार्मूला रहता है, ठीक ना। यदि n/2 ए कॉमन और अंतिम पद दिया हुआ है तो a+n-1 इंटू डी हम लिख सकते हैं। इसका मान देखिए क्या होता है, इसका मान पूरे क्या होता है an होता है, या इसको l बोल सकते हैं या tn बोल सकते हैं, ठीक ना। कुछ इसको हम लिख सकते हैं n/2 इंटू a+an, ठीक है। ये जितना हो जाता है इस तरह से, ये अभी सबका सूत्र रहता है, इसको सूत्र याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। यदि इससे जो क्वेश्चन पूछता है रिलेटेड देखते हैं, बहुत ही क्वेश्चन पूछता है, देखते हैं -10 -6 -2 2 -10 -6 -2 और 2 डॉलर समांतर है। इसका समांतर होता है ए का मान कितना है -10, A2 का मान कितना है -6, A3 का मान कितना है -2। तो समांतर यानी कि D1 जो होगा समांतर कितना होगा A2 A1 आता है। A2 का मान कितना है -6 माइनस -10 बराबर कितना देगा -6 + 10 बराबर कितना देगा 4 हो जाएगा। कितना देगा 4। D2 कितना देगा, देखिए खाली समांतर पूछेगा ना, एगो निकाल के नहीं छोड़ना है, 2-3 को निकाल के चेक करना है क्योंकि समांतर समान है या नहीं। A3 A2 हो जाएगा। A3 का मान कितना है -2 -6 -2 + 4 -6 बराबर कितना देगा +4 +4 +4 आए। D3 भी चेक करना है, कर लीजिए। A4 -2 A2 माने कि A4 A3 हो जाएगा ना, यहाँ 2 + 2 बराबर कितना देगा ये 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चा जी 4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करते हैं। सारमंतर जो उसका निकला क्या निकला 4 निकला, ठीक है। इसमें देखिए बहुत सब क्वेश्चन ये पूछता है, ट्रेंडिंग में जाता है x+2 3x 4x + 1 है। इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक ना। बोलता है कि सार्वंतर समान है, सार्वंतर समान है दोनों बराबर कर दो, D1 = D2। इसको पता है कि A2 - A1 होता है, इसमें पता है कि D3 नहीं A3 इसमें देखिए कहता है कि A3 - A2 आता है। A3 माने कि A2 का मान कितना है 3x - A1 x + 2 बराबर A3 का मान कितना है 4x + 1 - 3x 3x - x - 2 बराबर 4x - 1 - 3x, ठीक ना। इसको घटाइए कितना होता है ये 2x - 2 हो गया, इसमें कितना हो गया 3x यानी कि x - 1। यदि इसमें इसको इस पार में गला के घटा दे x - x बराबर -1 + 2 कर दो, कितना देगा x बराबर कितना देगा 1, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक ना। 1 भी आंसर में भी है, 1 सही हो गया, ठीक ना। इस तरह से यदि क्वेश्चन ये पूछा जाता तो आप सभी क्या करिएगा बना दीजिएगा, बराबर कर दीजिएगा। खाली सार्वंतर को क्या करना है बटा में सार्वंतर समान देगा और क्या देगा, और ऋणात्मक पद कितना है सार्वंतर हो तो x का मान ज्ञात करो उसी प्रकार है, p का मान ज्ञात करो उसी प्रकार है। यदि बोलता है कि यदि प्रथम पद सार्वंतर डी तो AP है, AP यदि सार्वंतर ए है यानी कि पहला पद ए और सार्वंतर डी है तो ए होता है सार्वंतर जो होता है AP यानी कि ए होता है A+D होता है A+2D होता है A+3D होता है, इसी तरह डॉट डॉट चलते रहता है, ठीक ना। इसमें तो क्वेश्चन और बनाने लायक तो है नहीं, देखते हैं। इसमें यदि क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा ना 14 9 4 -1 -6 डॉट तो वर्गों पद क्या है वर्गों पद। वर्गों पद कहने का मतलब कि n बराबर कितना है बच्चा जी 12 है, तो n बराबर कितना हो जाएगा A+n - 1 इंटू डी हो जाएगा। A12 बराबर कितना हो जाएगा n का मान कितना रखना है 12, तो A का मान कितना हुआ साथ ये रख दीजिए, क्या दिक्कत है। A का मान कितना देगा 14 है, D का मान कितना देगा 9 - 14 कर देगा कितना हो जाएगा बच्चा जी हो जाएगा 4 1 5 कितना हो जाएगा, D का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक ना। A2 यानी कि A12 बराबर कितना होगा A+ यानी कि A का मान रख देना ना। यहाँ पर देखिए A का मान कितना है 14 है प्लस A+ n का मान कितना है 12 - 1 इंटू डी का मान कितना है
डी का मान कितना है, डी का मान यदि अंतर कितना होगा 5 है। इसको डायरेक्ट तुम भी निकाल सकता था, इसे निकाल देते 4 माइनस प्लस 11, 11 गुना 5 कितना, 11 5 55, 14 प्लस 55 बराबर कितना, जोड़िएगा जितना हो जाएगा हो जाएगा। और तुम्हें इसे ए प्लस 12वां डी का खाता था ना, ये जो 12वां पद का आता है ए 12 बराबर ए प्लस कितना हो जाएगा, इसका 11 डी है। ए का मान कितना था 14 प्लस 11 गुना डी का मान कितना है 5 ना, 5 यानी कि 14 गुना 11 कर दो कितना, 11 5 55, 11 5 55, ठीक ना। यदि आप सभी गुना कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर पूछ जाएगा, ठीक ना। 15 चौके 60 के 0 बाकी 6, 15 चौके 60 बाकी 6 और 15 15 15 6 कितना हो जाता है, 15 5 20 21 210 होगा आंसर। देखिए 210 हो सकता है। अब गुना कर लीजिएगा, हो सकता है मिस्टेक हो जाए, कुछ भी जाए। 9 में यदि 14 को घटाएंगे कितना हो जाएगा, 8 में 7 होता है, सार्वंतर यहाँ जो निकला है गलत निकला है। 14 में 9 घटाएंगे कितना, -5 बचेगा, कितना हो जाएगा -5। इसमें गुना करना -5, ये प्लस ये -5, 11 5 55। 55 में अब 14 को क्या करना है, घटाना है, जोड़ना नहीं घटाना है। अगर हम गुना कर लेते हैं, गुना कहाँ है करना, गुना नहीं है करना बच्चा जी, इसलिए क्या करना है, खाली जोड़ना है, ठीक ना। घटाना है, इसमें ये कर दो, इसमें क्या करती है 31 होता है, कितना 31 है आंसर में। आंसर 31 नहीं हो सकता है। ये का मान कितना है 14 9 14 ए प्लस कितना 11 डी, ए प्लस 11 डी होता ना। ए का मान कितना है 14, 11 5 55 -5 -6 ना, 6 आता है 11 में, यदि 5 घटाएंगे 6 आता है ना, कितना बच्चा जी 6 आता है, मिस्टेक हो रहा था, सॉरी। अगर 66 होगा, यदि इसमें तुम 14 घटाओ कितना देगा 2, और यहाँ पर कितना होगा 6 में यदि ये घटेगा कितना बचेगा, बावन निकालना है, ए प्लस 11 डी। सार्वंतर समान है, कन्नौ गुणों में मिस हो रहा है क्या बच्चा जी, फिर से देखते हैं इसको ट्राई करके, ठीक है। देखो इसको फिर से ट्राई करते हैं, कदा कुछ नहीं, ए का मान कितना 14 और 9 है, तो यानी कि डी का मान कितना देगा 9 - 14 5 तक -5, ठीक ना। तो 11वां कहता है 12वां पद, का तो कहता है ए प्लस कितना देंगे 11 डी। ए का मान कितना है 14 प्लस 11 गुना डी का मान कितना है -5, 14 - 11 5 55, यानी कि 55 यानी कि 4 1 हो गया, ये 3 हो गया 41, यहाँ पर 41 है, ठीक है। तो घटाने में मिस्टेक हो रहा था, ठीक ना। देखिए इसी तरह से क्वेश्चन रहता है, कोई खास नहीं, 30वां पद पूछ देगा, 20वां पद पूछ देगा, कौन सा पद 88 हुआ यानी कि अंतिम पद दिया हुआ है, और डॉट से पूछ देगा कौन सा मध्य पद है, बीच वाला पद कौन सा होगा। 2 अंकों की संख्या 3 से भाज्य है, 2 से लेकर अंतिम 399 तक लेंगे और इसको भाग देने का प्रयास करें और निकाल देंगे इसी से कौन सा अंतिम पद 3 से विभाज्य है, ये भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक ना। इस तरह से क्वेश्चन कहता है कि 2 7 12 14 माने कि 2 7 12 और 17 है कि डेटर्स के 30वां पद और माइनस 20वां पद करें, 30वां पद माइनस 20वां पद का मान क्या होगा, ठीक ना। यदि सभी भी का मान इस समय पूछता है, ठीक ना, इसका मान पूछा 30वां पद क्या होगा, 20वां पद क्या होगा। कोई खास सार्वंतर भी हार्ड नहीं होता है, बहुत इजी से इजी टाइप में होता है। यदि आप सभी पढ़ते होंगे, ये पढ़े होंगे, यदि इतना को देख लेते हैं सार्वंतर को, जरा से जरूर बढ़िया से देख लीजिएगा तंटा और बढ़िया से, ठीक है ना। यदि एनवा पद क्या होगा, यदि पूछता है कि एनवा पद, तो एनवा पद बराबर कितना है 5 - 3n है। एनवा पद कितना है 5 - 3n। यहाँ पर जो लिखा हुआ है
कहता है कि एनमो पद गिनती यातना सार्वंतर है। यदि किसी समुदाय श्रेणी का एनमो पद इतना हो तो इसका समांतर यदि एनमो पद इतना हो तो इनका सार्वंतर क्या। एनमो पद मान लो कि एन बराबर 1 2 3 4 है, ठीक ना। यहाँ पर 5 माइनस 3 गुना 1 बराबर कितना हो गया, 5 माइनस 3 बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। उसी प्रकार एन बराबर अब की बार 1 रखेंगे, एन बराबर 2 रखेंगे, कितना हो गया, 5 माइनस 3 गुना 2 बराबर कितना हो गया, 5 माइनस 3, 5 माइनस 6 बराबर कितना, माइनस 1 हो गया। इसी तरह से सार्वंतर निकालते निकालते किस तरह से आएगा, इसका मान आएगा ना, पांच का जो इसका आंसर रहेगा, अब कहते हैं इसका सार्वंतर क्या का -1 इंटू 2 कर दो, कितना का -3 हो जाएगा। फिर आगे सार्वंतर -3 इस तरह से निकालेगा तो क्या होगा, सार्वंतर का फिर पूछ सकता है। ए का मान ये एक A1 का मान है, ये किसका मान आया, ये A1 का मान आया, ये A2 का मान आया, और सार्वंतर A2 माइनस A1 होबे करता है, ठीक ना। इस तरह से निकाल लीजिएगा, एक दो और स्टेप निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी तरह से आप सभी का ये क्वेश्चन रहने वाला है। यदि मान लो कि यहाँ पर खुद दिया हुआ है, कहता है कि यदि किसी समतल श्रेणी का पहला पद है और सार्वंतर डी है तो एनवा पद क्या होगा, एनवा पद ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है बच्चा जी। और ऐसा पर तनवीर देख लीजिएगा, इस पे भी तंटा सूत्र पर पे भी इजी सब जरा सा देता है, कोई खास हार नहीं रहता है। ठीक है बच्चा जी, इसलिए आप सभी से यत्नों को इंतजार है, कितनों को कल क्लास जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिएगा, ठीक ना। और देखिए थोड़ा सा और माध्यमिक बहुलक से है, माध्यमिक बहुलक यदि कर लेते हैं, देख लेते हैं। देखिए बहुलक किसी जिसके बारे में तो सबसे अधिक उसे बहुलक कहते हैं, ठीक ना, माध्य का है। और देखिए ये जान लीजिए कि सबसे छोटी प्रायिकता में जान लीजिए, सबसे छोटी माने कि सबसे कम न्यूनतम प्रायिकता का मान हो सकता है, न्यूनतम प्रायिकता का मान 0 होता है और अधिकतम प्रायिकता का मान 1 होता है। 0 और 1 के बीच की प्रायिकता का मान होता है। माइनस में प्रायिकता का मान नहीं होता, बटा प्रायिकता का मान होता है, दशमलव में होता है, लेकिन कभी माइनस में नहीं होता मान, ठीक ना। और 1 से अधिक भी नहीं होता मान, ये याद रखिएगा, ठीक है। कोई पासा संख्या 6 आता, पासा किसे कहते हैं, लूडो को टिक कहते हैं, ठीक ना। इसका और भी याद रखिएगा, इसमें 3 गुना माध्य का बहुलक बराबर जो सूत्र होता है, बहुलक बराबर 3 गुना माध्यक, 3 गुना माध्यक मैंने 2 गुना माध्यक, 3 गुना माध्यक मैंने 2 गुना माध्यक, इसी तरह से होता है सूत्र ना। देखिए इस तरह से जो दिया हुआ रहता है सूत्र, ये आप सभी के बीच ये ना, इस सूत्र को जरूर से जरूर देख के ही जाना। प्रायिकता घटना का मान जो है माध्यका का बहुलक, बहुलक 3 गुना माध्यक मैंने 2 गुना माध्यक, बहुलक बराबर जो होता है सूत्र, बहुलक बराबर होता है 3 गुना माध्यक, 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्यक, यही होता है। किसको किसी भी तरह से घुमा देगा ना तो आप सभी को क्या करना है, बनाना। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है इस टाइप में, ठीक ना। कहता है कि संभव घटना प्रायिकता हो सकता है, यानी कि प्रायिकता न्यूनतम मान कितना होता है 0, और निश्चित घटना प्रायिकता होता है 1 होता है, ठीक ना। प्रायिकता का सूत्र घटने की संख्या बटा कुल घटनाओं की संख्या होता है सूत्र, ठीक ना। बहुलक बराबर सूत्र जान लेगा, बहुलक रिविजन कर लीजिएगा, माध्य कर लीजिएगा सिग्मा एफ बटा सिग्मा एफ, ठीक ना। और आयतन चैप्टर से पूरा फार्मूला देख लीजिएगा, बेलन शंकु गोला, ठीक ना। वृत्त संबंधी क्षेत्र, वृत्त का आयतन क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त की परिधि क्या होता है, ये सभी सूत्र देख लीजिएगा जरूर, क्योंकि इससे हाई क्वेश्चन निश्चित है। जिसका इसमें जो मान दिया रहता है वृत्त संबंधी क्षेत्र में किसका मान दिया था, जो दिया रहता है उसी का सूत्र लगाओ और उससे मान निकल कर हल आ जाएगा, ठीक ना। देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखिए सार्वंतर इसमें जो है ना, ग्राफ सामान्य की निर्देशांक ज्यामिति में इसमें भुज और कोटि होता है, इसमें प्रथम घर क्या आता है प्लस प्लस, इसमें माइनस प्लस होता है, ठीक ना। ये प्लस होता है इसलिए प्लस और ये माइनस होता है, ठीक ना। ये वाई होता है, ये वाई अक्ष होता है, ये एक्स होता है, ये एक्स अक्ष होता है, ठीक ना। ये माइनस होता है इसलिए ये माइनस माइनस हो जाता है, ये क्या था माइनस और ये क्या था प्लस, ये माइनस प्लस होता है, ठीक ना। इसमें इसका सभी का क्या आता है मान होता है। पहले भुज तब कोटि लिखा जाता है, पहले भुज तब कोटि लिखा जाता है। पहले भुज का मान लिख देंगे जब बी लिखाएगा। प्रथम घर, ये प्रथम घर होता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये सेकंड कोऑर्डिनेट है, ये थर्ड कोऑर्डिनेट है और ये फोर्थ कोऑर्डिनेट है, ठीक ना। इस तरह से आप सभी का मतलब मूल बिंदु 0 0 होता है, ठीक है। यदि इसमें
यदि इसमें निर्देशांक ज्यामिति का ये हल्का फुल्का ये सभी देख लेते हैं एक झलक में आप सभी के लिए। निर्देशांक ज्यामिति कहता है मूल बिंदु से दूरी सूत्र एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। मूल बिंदु से दूरी सूत्र क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक ना। इस पे यदि मान लो कि मूल बिंदु से दिया कि 2 3 मूल बिंदु से दिया गया है दूरी, इसका मूल बिंदु से क्या है 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर निकाल देंगे, कितना देगा ये 4 प्लस कितना देगा 4 चौक 16 16 4 कितना देगा 20, यानी कि 2 रूट 5 निकल गया। इस तरह से निकाला जाता है। ये एक्स माना जाता है, ये वाई रहता है हमेशा, ठीक ना। इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करते हैं। दो बिंदुओं के बीच के दूरी सूत्र जो आता है, दो बिंदुओं के बीच के दूरी सूत्र यानी कि ए बी बराबर यदि लिख सकते थे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या हो जाएगा बच्चा जी होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, ठीक ना। इस तरह से आप सभी का ये क्वेश्चन रहता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो सकता है। यदि आप सभी तरह को इंतजार से यदि पढ़ लेते हैं, अच्छे ढंग से थोड़ा सा देख लेते हैं, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या झंझट होगा, इतना को तरह से देख के ही जाना ये सब, ठीक ना। जो बोलते हैं कुछ यहाँ से हुआ कुछ अपने किताब से तंत्र थोड़ा थोड़ा देख लेना। और भी जितना बोल रहे इतना वो क्वेश्चन 100% रहेगा तो रहेगा। इससे निर्देशांक ज्यामिति की तरह से देख लीजिए। कहता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी यानी कि मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है। मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है x1 जोड़ x2 बटा 2 y1 जोड़ y2 बटा 2। क्या था दो बिंदुओं की मध्य दूरी, मध्य बिंदु की दूरी, मध्य बिंदु बराबर कितना है x1 इंटू x1 जोड़ x2 बटा 2 y1 जोड़ y2 बटा 2 होता है, ठीक है। इतना वो ये होता है निर्देशांक अंतर विभाजन भी सूत्र रहता है, केंद्रक सूत्र रहता है। हाँ लेकिन ये त्रिभुज का क्षेत्रफल संरेख वाला जरूर देखिए लीजिएगा, ठीक है, इससे भागेगा नहीं, ठीक ना। यदि आप सभी यदि इतना को पढ़ लेते हैं तो आप सभी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो निर्देशांक ज्यामिति है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y2 प्लस x3 इंटू y2 माइनस y1 हो जाएगा, ठीक है ना। इतना वो ये क्वेश्चन रहता है, ठीक ना। इतना वो ये क्वेश्चन है। यदि इतना को देख लें y2 माइनस y3 माइनस y1 इंटू y2 माइनस y1, ये जिसको याद रखना है ठीक से याद रखना है 23 32 21 23 32 21 तेल आता है 23 32 21 23 23 31 यानी 31 आता है। यहाँ पर कौन है, यहाँ पर 2 नहीं होता है, ये 1 होता है। y2 माइनस y1 होता है। यहाँ पर 23 31 होता है। 23 31 21 23 31 12 होता है। 23 31 12 होता है। अच्छा सॉरी बच्चा जी, यदि गलती हो गया फिर से लिख देते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 इंटू x1 माइनस देखिए यहाँ पर जो लिख रहे हैं x1 इंटू y2 माइनस y3 y2 माइनस y3, ठीक है। इतना होता है y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y3 यानी कि 23 y1 है तो फिर y2 माइनस y1 माइनस y2। यहाँ पर जो होता है 23 31 12 होता है इसका, ठीक है। 23 31 12 होता है, ठीक है बच्चा जी। यदि इस तरह को देख लेते हैं तो आप सभी को ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सूत्र तो याद रखना है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 एक y3 है ना, यहाँ से फिर y3 से ही स्टार्ट करना है। y में y3 माइनस y1, यहाँ y1 है ना, प्लस यहाँ x2 दे दो, इसमें प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 इस तरह से था। इसको यदि इस तरह से 23 31 12 इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगा आप सभी को, एक भी क्षण कोई पैसा दिक्कत नहीं होने वाला है यदि इतना वो देख लेते हैं तो, ठीक ना। निर्देशांक ज्यामिति से भी क्वेश्चन आप सभी का जितना वो बन सकता है उतना वो बनाएगा। त्रिभुज से भी इतना भी होता है क्वेश्चन, वहाँ भी देखना है, देख लीजिएगा, देखना है कि देख ही लीजिएगा थोड़ा थोड़ा। यदि हुआ तो ठीक है, नहीं भी हुआ तो इतना वो यदि बता देना है इतना वो भी काफ़ी क्वेश्चन
जाएगा, इससे भागेगा क्वेश्चन नहीं, ठीक ना। जरा सा और भी देखने का है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी थोड़ा थोड़ा दोनों को देखना है, ठीक ना। 3 4 का मूल बिंदु क्या था, 3 - 4 का मूल बिंदु क्या होगा, यही सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना भी है। त्रिभुज के क्षेत्रफल का तारे थोड़ा का होगा। 4 - 5 के मूल बिंदु से दूरी सूत्र क्या है, बोलता है -4 और 5 बिंदु से, -4 5 कितना है, 4 - 5 है, कितना का मूल बिंदु से दूरी क्या है, मूल बिंदु से दूरी क्या है, क्या तो मूल बिंदु से दूरी क्या है, तो मूल बिंदु से दूरी क्या था, x² + y² आता है, 4 का होल स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर, ये 16 + 25 बराबर कितना देगा, 6 5 11 एक बाकी 3 1 4 41 होता है, 6 5 11 के एक बाकी 1 3 1 4 41 √41 होता है, कितना हो जाएगा √41, ठीक है। इसी तरह से नियामक होता है केंद्र का, यदि मध्य बिंदु का विभाजन पूछ देगा इसमें हो जाएगा, कोटि कहता है 6 - 6 - 7 में कोटि कौन सा है, पहले भुज तब कोटि, पहले ये क्या है भुज, ये क्या है कोटि, ये क्या है कोटि, -7 क्या है, ये कोटि है, -7 क्या है, ये कोटि है। कहता है कि 2√2 2√3 - 2 किस चतुर्थांश में, प्लस माइनस किस में रहता है, चतुर्थ में, किस में है, चतुर्थ में है ना, क्योंकि बता दिया ये प्लस प्लस है, ये माइनस प्लस है, ये माइनस माइनस है, ये प्लस माइनस है, ठीक ना, ये चतुर्थ घर है। कहता है मूल बिंदु से दूरी सूत्र क्या आता है, 0 0 होता है, मूल बिंदु से दूरी सूत्र क्या आता है, इनसे निम्नलिखित में से मूल बिंदु के नियामक कौन है, 0 0, मूल बिंदु का नियामक क्या आता है, मूल बिंदु का निर्देशांक या नियामक क्या आता है, 0 0 होता है, ठीक है। मूल बिंदु का नियामक क्या आता है, 0 0 होता है। -4 3 किस पाद में स्थित है, ये भी पता है, दोनों अवस्थित है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी से निकालना है, तो ये भी उसको x1 में x2 को परमाणु बैठा के निकाल देना है, ठीक ना। यदि उतनों को बना लेते हैं बच्चा जी, आप सभी का मन कर जाएगा। दूरी सूत्र पर जो बताए थे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी सूत्र, दो बिंदुओं के बीच की दूरी सूत्र जो था उस पर भी जरा से देख लीजिएगा तो कैसा, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कि जैसे 2 3 है, 2 3 है और 4 1 है, इसका कहता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगा, ये x1 हो गया, x1 हो गया, ये y1 हो गया, x2 हो गया, ये y2 हो गया, ठीक ना। यहाँ पर देखिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी कहता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर था, ठीक ना। x2 का मान कितना है 4 - 2 का होल स्क्वायर कर देंगे प्लस y2 का मान कितना है 1 और माइनस y1 का मान कितना है, y1 का मान 3 है, इसका भी होल स्क्वायर कर देंगे, कितना देगा 4 में 2 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, ये कितना गया 4 + 4 कितना गया 16 8 8 का वर्गमूल कितना गया 2√2 आंसर। यदि हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगा तो इस तरह से 2√2 आंसर निकल गया, ठीक ना। 2√2 भी ऑप्शन भी है। यदि आप सभी इस तरह से देख लेते हैं ना, आप सभी को एक भी क्वेश्चन दिक्कत नहीं होगा, डाउट नहीं होगा। रस और निर्देशांक ज्यामिति देखना है देख लीजिएगा, अंत्यविभाजन से देख लिया, केंद्रक विभाजन देख लिया, केंद्रक और त्रिघात में केंद्रक का जो सूत्र होता है ना, केंद्रक का जो सूत्र होता है x1 जोड़ x2 जोड़ x3 बटा कितना होता है 3, y1 जोड़ y2 जोड़ y3 बटा कितना होता है 3, इस तरह से होता है, ठीक है ना। इस तरह से आप सभी के बीच ये इस तरह से सूत्र होता है केंद्रक विभाजन। ये क्या है केंद्रक का निर्देशांक क्या है, एक केंद्रक का निर्देशांक है, ठीक ना। इसलिए आप सभी से यह विनम्र विनती है, अंत्यविभाजन भी सूत्र रहता है, और यह विनम्र विनती है कि आप सभी तरह को निर्देशांक ज्यामिति का जरूर से कुछ न कुछ रिविजन जरूर कर लीजिएगा, ठीक ना। त्रिकोणमिति हो गया और माध्य बहुलक है ना, माध्य बहुलक भी इससे भी देख लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा बता देते हैं। ठीक है, देखते हैं माध्यक बहुलक के लिए क्या क्या प्रोसेस है, थोड़ा थोड़ा देखिए। जिसकी बारहमारता सबसे अधिक हो जैसे क्या कहते हैं बहुलक कहते हैं, ठीक ना।
माध्यक बहुलक, जैसे मान के 2 बहुलक जैसे दे रहे हैं, जैसे बोलेंगे 2 4 6 8 4 6 3 4, जैसे बोलेंगे बहुलक सबसे अधिक किसका, देखिए 4 के तरह 1 2 3 बार है, तो इसमें बहुलक क्या आ जाएगा, बहुलक क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक ना। इसमें बोलेंगे कि माध्य का क्या होगा, तब माध्य का क्या होगा, तब माध्य का पूछेंगे तो पहले इसको आरोही क्रम साथ आ देंगे, 2 3 4 4 4 5 नहीं 6 और 8 इसके साथ, इससे 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 7 गो 3 गो इधर से 3 गो, तो बचा क्या बीच में 4, तो इसका माध्य का क्या जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक ना। चलिए 20 से यदि उधर से इधर से काटे तो ये माध्य का हो जाता है, ठीक ना। शॉर्ट तरीका जो है ये निकालने के इस तरह से में, और इसमें यदि जो बीच में बचा हुआ माध्य का हो गया, ठीक, और ये 4 बचा था। और इसमें भी देखिए इसमें क्या प्रॉब्लम आता है, यदि 2 को सम संख्या बच गया तो 2 को बचता है ना, जैसे मान लीजिए कि 4 और 2 बच जाता है, उसको क्या करते, दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते, ये भी मत देखा हो जाता, ठीक ना। और यदि इसका माध्य पूछता तो आंकड़ों का योग, सभी को जोड़ के और जितना संख्या है कितना 7 से भाग देते, उसका जो आ जाता क्या दिक्कत, माध्य आ जाता, ठीक ना। और ये बता दिया है, इस तरह से बहुत इजी क्वेश्चन माध्यम देखा भी आता है, कोई दिक्कत नहीं होगा आप सभी को ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक ना। यदि इतना को पढ़ लेते हैं तो और आप सभी को मिल ही जाएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ऑब्जेक्टिव भी जो होगा इतने में मिला जुला के काम करिएगा। और देखिए चैप्टर जो है ना, वृत्त संबंधित क्षेत्र भी बताएं, वृत्त संबंधित क्षेत्र में कुछ कुछ देख लीजिएगा, फार्मूला आधारित रहेगा क्वेश्चन, ठीक ना। देखिए कहता है कि इस तरह से क्वेश्चन यदि आप पढ़ लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, कहते हैं किसी वृत्त पर कितने आसपास रेखाएं खींचा, अनंत रेखाएं खींचा जा सकता है। जैसे मान लो कि ये वृत्त है, ठीक ना, ये एक वृत्त है, इसमें रेखा कितना खींच सकते हैं, इधर से रेखा खींच, इधर से रेखा, इधर से रेखा, कितना रेखा खींच सकते हैं इस पर, सीधा सीधे अनंत रेखाएं खींचा सकता है, ठीक ना। एक वृत्त पर कितनी रेखाएं खींचा सकता है, अनंत रेखाएं खींची जा सकती है, ठीक ना। इस तरह से आप सभी के क्वेश्चन, और ये तो पता है सभी को, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों की योग 180 डिग्री, चतुर्भुज के चारों कोणों की योग 360 डिग्री, ठीक ना। और ये सही तरह से फार्मूला जान लीजिए बच्चा जी। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल जो होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर होता है। यदि इसमें भुजा दिया हुआ रहेगा तो इसमें बैठा के √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर कर दिए, मान लो कि 4 भुजा दिया है, 4 से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ये 2 को 4 लिख दो, √3 क्या होगा 4, और खत्म होगा 4√3, इस तरह से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, 4√3। इस तरह से आप सभी को यह क्वेश्चन मिलेगा, ठीक ना। आप सभी इसको ऑब्जेक्टिव जितना है, माना कि जितना मैथ में फार्मूला आता है ना, फार्मूला को जरूर देख के पढ़ लीजिए, क्योंकि यदि फार्मूला को नहीं देखते हैं ना तो बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, ठीक ना। इसलिए फार्मूला को देखना अनिवार्य हो जाता है। यदि इसमें और भी यदि देखना चाहते हैं तो इसमें देखिए वृत्त संबंधित क्षेत्र में जो होता है ना, इसमें और भी आसान होता है। कहते हैं एक वृत्त की परिधि 132 की त्रिज्या क्या था, वृत्त की परिधि बोला है ना 132, क्या है 132, क्या है परिधि है, जो दिया उसी का सूत्र है। वृत्त की परिधि क्या था 2πr होता है, वृत्त की परिधि कहते हैं 2πr होता है, 132 दिया हुआ है ना, 2πr लगा दो, 132 से काटेंगे तो 2 6 12, 2 6 12 कितना 2/7 गुना r निकाल दो, इसको 66 गुना 7 यानी कि 11 का 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 तिया 33 कट गया, इधर तो कोना कोना तुरंत गुना कर देंगे, ठीक ना। 7 तिया 21, यहाँ पर कितना है 3 बराबर कितना गया 2r/7 गया, 7 तिया 21 बराबर कितना गया 2r, 21 बटा कितना गया 2 बराबर कितना गया r, ठीक ना। इस तरह से आप सभी भी निकाल सकते हैं त्रिज्या का मान, जो भी पूछेगा, यदि पाई में पूछेगा पाई, यदि एक वृत्त की परिधि 4 पर उसकी त्रिज्या क्या, पाई में
पाई में ही वो रखा है क्या? वृत्त की परिधि, एक वृत्त का क्षेत्रफल इतना होता है, उसका परिधि क्या हो? देखिए इसमें एक जानेंगे वृत्त की परिधि क्या था, 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर निकाल दिया, इसके परिधि 132 दिया, 2 2 छक्के 12, 2 छक्के 12 कट गया, 11 दूनी 22, 11 छाक 66 रहता है, कितना होता है? 11 छाक 66, ये हम गलती कर दिए। चलो